जय हिंद। मैं कमलेश सर। आप लोगों के एलटी एग्ज़ाम यानी एलटी जीआईसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमने जो टेस्ट श्रृंखला था, कुछ टेक्निकल कारणों मैं नहीं दे पाया आप लोगों को, उसके लिए हमें खेद है। लेकिन ऑफलाइन हमने टॉपिक वाइज टेस्ट लिया है बच्चों का, तो कुछ टॉपिक हम उस पर प्रयास करते हैं। समय के अभाव में तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को कुछ उसका लाभ अवश्य मिल जाए। तो आइए इस एलटी जीआईसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने चाहिए, आने चाहिए, एक प्रश्न जो है क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इन सब पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, इस सेशन का जो प्रश्न है, चचनामा एक ग्रंथ है। चचनामा जो ग्रंथ है, हालांकि है बहुत इंपॉर्टेंट। प्रश्न कह रहा है, चचनामा ग्रंथ के अनुसार 7वीं शताब्दी में सिंध क्षेत्र यानी सिंध देश की राजधानी क्या थी। मतलब सिंध की राजधानी क्या बताया गया है इस चचनामा ग्रंथ में। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है देवल, बी कह रहा है अरोड़ अथवा अरोर, सी कह रहा है लोधवा और डी कह रहा है उच्च। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह जो चचनामा है, और आपके एग्जाम में आना अवश्य चाहिए प्रश्न, जो चचनामा यह ग्रंथ है, सबसे पहली बात यह है कि इससे जानकारी जो मिलती है वह सिंध के बारे में जानकारी का उल्लेख किया गया है। सिंध क्षेत्र कह लीजिए, अथवा सिंध को क्षेत्र नहीं है, इसमें देश लिखा गया है। सिंध देश के बारे में जानकारी देता है। देने वाला यह पहला ग्रंथ है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद क्या कहता है कि सिंध क्षेत्र पर, इस क्षेत्र पर अरबों के आक्रमण का उल्लेख बताता है। अरबों के आक्रमण का उल्लेख करता है, सिंध देश का उल्लेख करता है, अरबों के आक्रमण का उल्लेख करता है। इसके बाद इस सिंध क्षेत्र पर ओके इस्लाम धर्म के शासकों कह लीजिए अथवा अरब के आक्रमणकारियों का उल्लेख करता है। तो अरबों के आक्रमण का उल्लेख कर रहा है, तो अरबों के द्वारा या इस्लाम जो आक्रमणकारी हैं उनके द्वारा सिंध को विजित करने का भी उल्लेख करता है। और वह जो जीता गया वह 712 ईस्वी में जो आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। और उस समय यहाँ का राजा यानी सिंध जो राज्य था, यहाँ का राजा दाहिर था। तो राजा दाहिर यहाँ के शासक थे, और यह राजा दाहिर क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने इन्हें पराजित किया था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है 713 में, और फिर 712 ईस्वी में, और 712 ईस्वी में सिंध पर अधिकार कर लिया। तो चचनामा ग्रंथ से और क्या मिलता है, सिंध के क्षेत्रों पर जो इस्लामिक कर लगाया गया है, इस्लामिक कर यानी टैक्स लगाया गया, उसका भी उल्लेख किया गया है। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि इस चचनामा ग्रंथ के द्वारा इस्लाम शासकों के द्वारा कह लीजिए या इस्लाम आक्रमणकारियों के द्वारा ओके इस सिंध के क्षेत्रों पर आक्रमण करने का उल्लेख किया गया है। और इस्लाम का सिंध के क्षेत्रों पर जो प्रथम जो मुस्लिम विजेता था उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम बताया गया है। और इसकी राजधानी बताई गई है, सिंध के क्षेत्र का, सिंध देश की जो राजधानी बताई गई है वह बताया गया है अरोड अथवा अरोर। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसकी राजधानी क्या है, अरोड है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि सिंध के क्षेत्र के बारे में जानकारी किससे मिलती है, तो चचनामा ग्रंथ से मिलती है। चचनामा ग्रंथ का एक और नाम है फतहनामा। ओके, तो चचनामा अथवा फतहनामा, फतह करना, आक्रमण करना, विजय प्राप्त करना। ओके, तो इस प्रकार चचनामा अथवा फतहनामा ग्रंथ से सिंध क्षेत्र कह लीजिए या सिंध देश के बारे में जानकारी मिलती है। और प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी का उल्लेख इसी चचनामा ग्रंथ में अथवा फतहनामा ग्रंथ में मिलता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी ग्रंथ से पता चलता है कि प्रथम जो आप कह लीजिए मस्जिद का जो निर्माण हुआ था, या मस्जिद इस्लामिक
जो आक्रमणकारियों के द्वारा भारत या सिंध के क्षेत्रों में प्रथम मस्जिद की स्थापना की गई थी, वह स्थान देवल है। और इसके बाद आगे चल करके मुल्तान में भी मस्जिद की स्थापना की गई थी या मस्जिद का निर्माण किया गया था। ओके, और मुल्तान के जो मंदिर थे उनको तोड़ करके मोहम्मद बिन कासिम वहाँ से बहुत ही कह लीजिए अधिक मात्रा में वहाँ से धन प्राप्त किया था। इसीलिए इस चचनामा ग्रंथ में उस मुल्तान का नाम, मुल्तान नगर का नाम स्वर्ण नगर रखा गया। यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देवल में पहली मस्जिद, इसके बाद मुल्तान में, मुल्तान को स्वर्ण नगर भी कहा गया है। और इस चचनामा में इस सिंध देश की जो राजधानी बताया गया अरोड़ अथवा अरोड़ बताया गया है। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चचनामा ग्रंथ में इस्लामिक टैक्सों को लगाए जाने का भी उल्लेख किया गया है। इस्लामिक टैक्स क्या कौन कौन है? तो मुख्य जो है जजिया, जकात, खुम्स, खराज। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जजिया कर सर्वप्रथम भारत के किन क्षेत्रों में लगाया गया, तो इसका सही आंसर होगा सिंध का क्षेत्र। तो इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग इस सेशन के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न कह रहा है भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, भारत में प्रथम मुस्लिम, देखिए फर्स्ट कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने में तो बहुत इजी है, लेकिन आप लोग गलत कर देते हैं। कहाँ पर ध्यान रखना है उस पर हम लोगों को डिस्कशन करना पड़ेगा। कह रहा है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, यानी जिसने आक्रमण किया? ऑप्शन ई कह रहा है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन डी कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आप लोग जो गलती करते हैं, गलती हमने जो ऑफलाइन टेस्ट लिया उसमें हम देखे कि स्टूडेंट गलती कहाँ कर रहे हैं, महमूद गजनवी को देखे और इसी को ट्रिक लगा दिए कि यही सही है, जबकि यह गलत है। देखने में तो बहुत आसान है, लिख दिया प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ओके, इसलिए महमूद गजनवी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यह फर्स्ट प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी का रहा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, इसलिए मोहम्मद गोरी भी नहीं होगा, महमूद गजनवी भी नहीं होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। ओके, कह रहा है प्रथम मुस्लिम, तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम इस ऑप्शन में होगा सही। क्यों? क्योंकि 712 ईस्वी में यह आक्रमण किया और सिंध के क्षेत्रों पर, यानी भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण किया और विजित कर लिया। इसलिए यहाँ पर तुर्क नहीं पूछ रहा है। अगर तुर्की प्रथम तुर्की आक्रमणकारी पूछेगा तब आप महमूद गजनवी मारेंगे, नहीं रहेगा मोहम्मद गोरी मारेंगे। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे लिख रहा है प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी में क्या है, चाहे वह अरब से आए, गजनी से आए, काबुल से आए, ओके, तो वह इस्लाम धर्म से संबंधित है। इसलिए मुस्लिम आक्रमणकारी में फर्स्ट जो है मोहम्मद बिन कासिम रहेगा। इसलिए बहुत ध्यान से इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। जो प्रश्न देखने में जितना इजी लगता है वहाँ पर आपको विशेष फोकस करना है, वहाँ पर बहुत केयरफुल रहना है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक कराएगा आयोग। तो इसलिए भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, महमूद गजनवी नहीं होगा, मोहम्मद गोरी नहीं होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा, मोहम्मद बिन कासिम इसका सही आंसर डी होगा। ओके, अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योगिनीपुर किस नगर का पुराना नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योगिनीपुर आपसे एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, योगिनीपुर किस नगर का पुराना नाम है? ऑप्शन कह रहा है ए दिल्ली, बी प्रयाग, सी काशी और डी कन्नौज। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए होगा, दिल्ली होगा। दिल्ली का पुराना नाम योगिनीपुर था। लेकिन इस बात का एविडेंस कहाँ से मिलता है, साक्ष्य कहाँ से मिलता है, प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इस बात का, दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर था, इस बात की जानकारी हमें पांडुआ नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है। पांडुआ जो स्थान है, एक अभिलेख है, एक अभिलेख मिला है और यह पांडुआ नामक स्थान पर है, पांडुआ नामक स्थान पर है। और यह पांडुआ नामक स्थान कहाँ पड़ता है? मारवाड़ में पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे आप लोग कि मारवाड़ कहाँ पर है स्थित, जोधपुर यानी राजस्थान में। तो यह पांडुआ नामक स्थान पर यह अभिलेख है और इस अभिलेख पर जो सन खुदा है 1301 ईस्वी का है। ओके, तो 1301 ईस्वी का यह सन खुदा है और इसी अभिलेख पर योगिनीपुर
योगिनीपुर का नाम अंकित है और किस रेफरेंस में है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन का नाम इस पर अंकित है और इस अलाउद्दीन को योगिनीपुर का शासक बताया गया है। ओके, योगिनीपुर का इसे शासक बताया गया है और राजस्थान पर इस आक्रमण के, अलाउद्दीन के आक्रमण का उल्लेख है। हालांकि इस पर विक्रम संवत है और विक्रम संवत 1358 खुदा है। विक्रम संवत 1358 खुदा है, जो ईस्वी में 1301 ईस्वी हो जाएगा। तो यह अभिलेख जो योगिनीपुर खुदा है और इस पर अलाउद्दीन का नाम है और यह अभिलेख आपसे पूछा जा सकता है, संस्कृत भाषा में है। लैंग्वेज क्या है इसकी? भाषा क्या है? संस्कृत है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा में यह अभिलेख है, पांडुआ में है, जो मारवाड़ रियासत में यानी मारवाड़ में पड़ता था। 1301 ईस्वी का है। इस पर अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर यानी राजपूताना क्षेत्र पर आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है और अलाउद्दीन को बताया गया है कि यह योगिनीपुर का शासक था। ओके, तो यह एविडेंस है कि योगिनीपुर से तात्पर्य क्या है? दिल्ली। दिल्ली सल्तनत का शासक यानी दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था और इस बात का उल्लेख इस पांडुआ नामक इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख पर मिलता है और यह राजस्थान में मारवाड़ में पड़ता है और यह जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, वह संस्कृत भाषा में है। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बहुत ही एथेंटिक जो सोर्सेस के द्वारा इन प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं, ओके, कि जिससे आप लोगों का जो क्वेश्चन है वह आंसर है वह गलत ना हो, किसी भी रूप में गलत ना हो। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इस योगिनीपुर से संबंधित जो दिल्ली का प्राचीन नाम है, पुराना नाम था, वह उसके बारे में जो एविडेंस है इस पांडुआ नामक स्थान से है, अलाउद्दीन खिलजी का है, इस पर नाम खुदा है, योगिनीपुर का इसे शासक बताया गया है, 1301 ईस्वी का है। तो इस प्रश्न से संबंधित हम लोग इतने तथ्य देखे और यह इस प्रश्न से संबंधित अलग तरह से भी जो आपसे प्रश्न बनाया जाएगा, पूछा जाएगा कि राजस्थान में किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का अभिलेख स्थित है या मिला है, तो पांडुआ नामक स्थान। पांडुआ नहीं रहेगा तो मारवाड़ आप मारिएगा। ओके, तो या फिर यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के राजपूताना क्षेत्रों पर आक्रमण का उल्लेख किससे मिलता है या आक्रमण के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो यही एक अभिलेख मिलता है, इंस्क्रिप्शन है, जो प्रमाण देता है, एविडेंस देता है कि अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान के क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। ओके, और उस पर इसे योगिनीपुर का शासक बताया गया है यानी दिल्ली का शासक बताया गया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है बरनी डांग का उल्लेख करता है, यह क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बरनी डांग का उल्लेख करता है, यह क्या था? ओके, बरनी से तात्पर्य इतिहासकार का नाम है, पूरा नाम उसका जियाउद्दीन बरनी है। पूरा नाम इसका जियाउद्दीन बरनी है। ओके, और एग्जाम में बरनी नाम ही प्रिंट करता है ओनली, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। पूरा नाम जियाउद्दीन बरनी है और जियाउद्दीन बरनी यह दिल्ली सल्तनत में था। ओके, और इसी ने डांग शब्द का उल्लेख किया है। अब यहाँ पर डांग शब्द का जो उल्लेख किया है तो किसके सेंस में किया था, किस रेफरेंस में किया है, वही पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन कह रहा है, ए कह रहा है कर यानी टैक्स के रूप में, बी कह रहा है चित्रकला यानी पेंटिंग के रूप में, सी कह रहा है गुप्तचर और डी कह रहा है मुद्रा यानी करेंसी के रूप में। ओके, तो इसके आंसर पर अगर हम लोग विचार करेंगे तो इसका आंसर सही होगा डी, मुद्रा यानी करेंसी के रूप में किया है, यह सही आंसर हुआ। ओके, लेकिन इससे संबंधित कुछ बातें और है, उस पर भी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह क्या है कि जियाउद्दीन बरनी ये डांग जो मुद्रा यानी करेंसी का उल्लेख करता है, यह किस शासक से के बारे में करता है या कि दिल्ली के किस सुल्तान से के बारे में यह करता है, इसको जान लेना जरूरी है। और डांग नामक मुद्रा का उल्लेख क्या और भी इतिहासकार करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान के द्वारा चलाया गया, यह भी आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि डांग नामक मुद्रा यानी करेंसी दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा ओके चलाया गया या प्रचलन किया गया, तो उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। तो देखिए, जियाउद्दीन बरनी इस डांग नामक मुद्रा का उल्लेख एक दिल्ली सल्तनत के एक शक्तिशाली पावरफुल शासक के बारे में करता है। उसका नाम हम लोग लिखते हैं, आपको याद हो जाएगा, नाम उसका है
अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी शासक के बारे में करता है और बड़ा ही पावरफुल शासक था, आप लोग भी इसको जानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहता है और अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना रखा था और कम खर्च में विशाल सेना वो रखना चाहता था, इसीलिए उसने मार्केटिंग सिस्टम यानी बाजार व्यवस्था को प्रारंभ किया और बाजार व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला, बाजार व्यवस्था यानी मार्केटिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करने वाला या फिर प्रचलन करने वाला या चलाने वाला अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। यह भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाते हैं। तो यहाँ पर बाजार व्यवस्था यानी मार्केटिंग सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने जो लाया, इस बाजार में जो भी वस्तुएं बिकती थी यानी उनका विक्रय होता था, उन सभी का भाव यानी प्राइस, जिसे मूल्य आप कहते हैं, निश्चित किया और उसी निश्चित यानी निर्धारित प्राइस पर, दाम पर, मूल्य पर उन वस्तुओं का विक्रय किया जाता था। अगर दुकानदार उससे अधिक मूल्य ले लेते थे या अधिक पैसे ले लेते थे तो फिर इस बात की जानकारी हो जाती थी, तो उन दुकानदारों को कठोर दंड दिया जाता था। ओके, कभी कभी वस्तुओं के वजन तौलते समय अगर 100 ग्राम 50 ग्राम जैसे आजकल केजी में चलता है, तो अगर उतने में कम तौले तो उतने के बराबर उनका मांस काट लिया जाता था। ओके, ये सब बातें उल्लेख बरनी करता है, मार्केटिंग व्यवस्था के बारे में उल्लेख बरनी करता है। और तारीख फिरोजशाही, अपनी बुक तारीख फिरोजशाही में यह भी आपसे क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा। तो अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था का उल्लेख बरनी करता है और बरनी कहता है कि इस प्रकार सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होने से जो वस्तुएं थी काफी सस्ती हो गई। ओके, यानी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित हुआ जिससे वस्तुएं काफी सस्ती हो गई। और वह एग्जाम्पल कहता है, देता है, एग्जाम्पल क्या देता है, कहता है एक ऊंट का प्राइस यानी मूल्य 4 डांग हो गया। इसी सेंस में इस शब्द का प्रयोग करता है। ओके, 4 डांग हो गया, यानी डांग का उल्लेख किस रूप में कर रहा है, मुद्रा के रूप में। यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उल्लेख, डांग नामक मुद्रा का उल्लेख जियाउद्दीन बरनी करता है और किस सुल्तान के शासनकाल के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो इसका मतलब कभी भी इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए कि डांग नामक मुद्रा का प्रचलन किस शासक द्वारा करवाया गया या किसके समय में प्रचलन था, तो उसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा, जियाउद्दीन बरनी के अकॉर्डिंग। अन्य किसी इतिहासकार के द्वारा जहां तक मेरी जानकारी है किसी ने नहीं किया है। ओके, तो यह भी आंसर आपको मिल गया कि किसके काल में और किस रेफरेंस में जियाउद्दीन बरनी ने किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में और बाजार व्यवस्था के रेफरेंस में किया है कि वस्तुएं सस्ती हो गई और एक ऊंट का मूल्य 4 डांग था। लेकिन अब आगे क्या कहता है, क्रिटिकल कमेंट सुनिए आप लोग। इसका कथन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि वस्तुएं सस्ती हो गई, एक कैमेल यानी ऊंट का प्राइस यानी मूल्य जो है 4 डांग हो गया, लेकिन यह 4 डांग आए कहां से। वस्तुएं सस्ती हो गई लेकिन कॉमन पीपुल, आम जनता के पास यानी प्रजा के पास पैसे थे ही नहीं, तो वस्तुएं खरीदे कहां से। इस रेफरेंस में करता है, इसका क्रिटिकल कमेंट करता है जियाउद्दीन बरनी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देखें। यानी यह मुद्रा है, बरनी डांग का उल्लेख करता है। यह क्या है, तो यह मुद्रा है यानी करेंसी है। किसके रेफरेंस में करता है बरनी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो बाजार व्यवस्था है उसके सेंस में, और वस्तुओं के मूल्य के समय में करता है कि एक ऊंट का दाम 4 डांग हो गया था। यानी डांग शब्द का सेंस क्या हो गया, मुद्रा से यानी करेंसी से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है कि जियाउद्दीन बरनी दिल्ली सल्तनत के किस शासक का समकालीन था, कंटेम्पोररी था। तो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन नहीं था, अपितु मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वह 17 वर्षों तक, ध्यान रखना है, यह 17 वर्ष तक नादीम के पद पर था। और नादीम से तात्पर्य होता है सचिव कह लीजिए या फिर सलाहकार। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक का सचिव था, आबलिक सलाहकार था 17 वर्षों तक। और उसने तारीख फिरोजशाही नामक बुक लिखा है, उसी में अलाउद्दीन खिलजी का भी उल्लेख, अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था का भी उल्लेख, और उसी बुक में डांग नामक क्वाइंस यानी क्वाइंस मत कहिए, करेंसी, ओके, डांग नामक करेंसी का उल्लेख करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग जाने और इससे संबंधित इतने एक्स्ट्रा जो तथ्य था, फैक्ट्स हम लोग जाने जो आपके एग्जाम से संबंधित है या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार इतने संदर्भों से क्वेश्चन और बन सकता है और बनता भी है, आता भी है। ओके, बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन गुलामों का गुलाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आने की भी संभावना है। ओके,
है तो इजी क्वेश्चन, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप गलत भी कर देते हैं आप लोग। तो प्रश्न को एक बार फिर आप लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन गुलामों का गुलाम था? ऑप्शन ए कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी कह रहा है अल्तुतमिश, सी कह रहा है एल्दाउज और डी कह रहा है कुबाचा। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास था, और यहाँ जो है गुलाम का मतलब दास, ध्यान रखिएगा, गुलाम से तात्पर्य दास, यानी दासों का दास था, ऐसे भी आप समझ सकते हैं अपने शब्दों में, गुलामों का गुलाम था। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह दास था, ठीक। इसके बाद इल्तुतमिश के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि यह भी दास था। इसके बाद एल्दाउज के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि यह भी दास था, और कुबाचा के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि यह भी दास था। इसका मतलब चारों ऑप्शन में जो नाम दिया गया है यह चारों ही दास थे, यानी स्लेब थे। ओके, यानी गुलाम थे। किसके थे देख लिया जाए, इसी में आंसर निकल जाएगा। तो देखिए, एक गजनी का शासक था, एक गजनी का शासक था, उसका नाम मोहम्मद गोरी था। गजनी का शासक जो मोहम्मद गोरी था, इसके दास, हालांकि मोहम्मद गोरी था, इसके दास थे, इसके 3 दास थे। दास तो बहुत थे, लेकिन जो राजनीति में पार्टिसिपेट करते थे मुख्य 3 थे। वह कौन थे, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक था एल्दाउज, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 कुबाचा, और नंबर 3 कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऐबक ही लिख देते हैं हम शॉर्ट में, ऐबक। ये 3 दास थे। और जब मोहम्मद गोरी भारत को जीता तो ऐबक को भारतीय क्षेत्र का हाकिम बनाया, यानी भारत के विजित क्षेत्रों का इन्हें प्रमुख बनाया, ओके, हाकिम। कुबाचा को सिंध के क्षेत्रों का बनाया प्रमुख या हाकिम, और एल्दाउज को गजनी का। यह 3 दासों को 3 जगह दे दिया था। ओके, तो तीनों दास हैं, और इसके बाद इल्तुतमिश भी दास है। लेकिन प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन गुलामों का गुलाम था, यानी दासों का दास था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को खरीदा था, इल्तुतमिश को खरीदा था। इसलिए इल्तुतमिश क्या था, गोरी के ये सब क्या थे, दास थे, यानी गुलाम थे। और फिर ऐबक का जो दास था या गुलाम था वह इल्तुतमिश था। ओके, तो इस प्रकार ये तीनों एल्दाउज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऐबक मोहम्मद गोरी के दास थे। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दास था वह इल्तुतमिश था। इस प्रकार प्रश्न कह रहा है दासों का दास कौन था, यानी गुलामों का गुलाम कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। क्यों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। दासों का दास कौन रहेगा, इल्तुतमिश। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी ऐबक को खरीदा, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा, इसलिए मोहम्मद गोरी का दास ऐबक और ऐबक का दास इल्तुतमिश, इसलिए दासों का दास। प्रश्न जो पूछ रहा है आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश होगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह देखने में तो बड़ा आसान सा प्रश्न था, लेकिन आगे चल करके एग्जाम में आपसे गलत हो जाता है। और यही दोनों दास कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश जो है कि भारत में तुर्की साम्राज्य का नींव डालने वाला ऐबक था। 1206 ईस्वी में तुर्की साम्राज्य की स्थापना भारत में करते हैं। ओके, और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान नहीं बन पाया। भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापना या स्थापना तो ऐबक ने किया, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, इसलिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक दास्ता से मुक्त ही नहीं हो पाया। और 1206 ईस्वी में इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास्ता से मुक्त कर दिया था, इसीलिए इल्तुतमिश सुल्तान बन गया और कुतुबुद्दीन ऐबक दास का दास ही रह गया। इसीलिए ऐबक जब भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना 1206 में किया और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई दमयक नामक स्थान पर सिंध में, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक सिपह सलार की ही पदवी धारण किया। ओके, सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया। हालांकि 1208 ईस्वी में 8-9 में जब गजनी पर आक्रमण किया, एल्दाउज को पराजित किया था, तो मोहम्मद गोरी के भतीजे ने इसे दास्ता से मुक्त किया था। लेकिन ऐबक को पता था कि वह इस्लामिक नियम के अनुकूल नहीं है, यानी शरा के नियम के अनुकूल नहीं है। शरा में क्या कहा गया है कि दास को यानी गुलाम को उसका मालिक जो खरीदा है वही दास्ता से मुक्त कर सकता है। इस बात को कुतुबुद्दीन ऐबक जानता था कि हमारे मालिक यानी मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हो गई। ओके, खोखरों द्वारा मार दिए गए दमयक नाम का स्थान पर सिंध में, और इसीलिए
अन्य कोई अब उनके परिवार का फैमिली मेंबर कोई भी दास्ता से मुक्त करेगा तो हम नियम हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो नियम है, नियम यही है कि जो स्वामी आनर मालिक खरीदा है वही दास्ता से मुक्त कर सकता है, तभी दास मुक्त होंगे। तो इल्तुतमिश को तो ऐबक ने मुक्त कर दिया मोहम्मद गोरी के कहने पर, क्योंकि उस समय खोखरों का जो विद्रोह था दमन करने के लिए आया था, और मोहम्मद गोरी ने यह आश्वासन दिया था कि जब हम सिंध से वापस गजनी जाएंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको भी दास्ता से मुक्त कर देंगे। लेकिन होनी को क्या पता कि खोखरों ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दिया। कहां पर? सिंध में, दमयक नामक स्थान पर। तो इस प्रश्न के आंसर के परिप्रेक्ष्य में इतने हम लोग तथ्यों पर डिस्कशन किए, ओके। और इतने रेफरेंस से आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ध्यान रखना है। एलदाउज गजनी का प्रशासक था, हाकिम कुबाचा को सिंध का बनाया था, और ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का बनाया था। इस प्रकार दासों का दास, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश हो जाएगा, ओके। हालांकि बड़े ही संक्षेप में हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तथ्य बहुत ज्यादा है, लेकिन खैर फिर भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सरा के नियमों का उल्लंघन किया? ओके, किस शासक ने सरा के नियमों का उल्लंघन किया? और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में कह रहा है इल्तुतमिश, बी कह रहा है नासिरुद्दीन महमूद शाह, सी कह रहा है बलबन, और डी कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो इसमें अगर आंसर में देखा जाए तो इल्तुतमिश तो हो नहीं सकता, क्योंकि वह खलीफा से अपने पद की वैधानिकता को प्राप्त किया, ओके, और वह सरा के नियमों के अनुकूल शासन करता था। नासिरुद्दीन महमूद, जो बी कह रहा है नासिरुद्दीन महमूद, यह भी एक धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था, ओके। यह भी कुरान की प्रतियां लिखता था और टोपी भी सिलता था, उसका बिक्री करता था, उससे जो इनकम होती थी उससे अपना खर्च चलाता था। हालांकि एक सुल्तान के लिए थोड़ा सा ये बातें सुन करके थोड़ा एक अजीब सा लगता है, लेकिन इस तरह के प्रमाण मिलते हैं, तो यह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, ओके। तो नासिरुद्दीन महमूद भी एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो यह भी सरा के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। आगे कह रहा है सी बलबन, बलबन भी ऐसा काम नहीं किया जिससे सरा के नियमों का उल्लंघन हो। ऑप्शन डी कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा, ओके, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी सरा के नियमों का उल्लंघन किया, इसके बारे में एविडेंस भी तो हम लोगों को चाहिए, साक्ष्य भी तो चाहिए कि क्या ये गलत है कि सही है। तो इसका सही आंसर तो अलाउद्दीन खिलजी होगा। अब अलाउद्दीन खिलजी सरा के नियमों का पालन करता था कि नहीं, यह उसके मुख से ही हम लोग सुन ले, ओके। तो अलाउद्दीन खिलजी एक बार बयाना के काजी से, बयाना नामक जो स्थान है यह राजस्थान में पड़ता है, ओके, बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से मिला, मुगीसुद्दीन से मिला, और उन्हीं से जो इसका साक्षात्कार हुआ उसी में ये बातें खुल करके सामने आ गई। यानी अलाउद्दीन खिलजी बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से मिला और काजी से कहता है, यानी काजी मुगीसुद्दीन से कहता है कि मैं एक सुल्तान हूँ, शासक हूँ दिल्ली सल्तनत का, और एक सुल्तान के रूप में जो कार्य करता हूँ वो हमें पता नहीं है कि वह सरा के अनुकूल है, यानी इस्लामिक धर्म के नियमों के अनुकूल है कि नहीं है, ओके। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं हूँ, साफ साफ कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए हमें इस बारे में ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है कि हमारा इस्लाम धर्म में जो सरा है, जो इस्लामिक नियम है वह क्या कहते हैं। लेकिन मैं वही कार्य करता हूँ जो राज्य और जनता के भलाई के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी एप्रोप्रिएट है। अब उसमें सरा के नियम यानी इस्लामिक नियमों का उल्लंघन भी हो जाए तो होने दिया जाए, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट राज्य है और हमारी प्रजा है। तो इसके मुख से, अलाउद्दीन खिलजी के मुख से ही इस बात की जानकारी मिल जा रही है कि काजी बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से जो इसका साक्षात्कार हुआ उसी से पता चल जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी सरा के नियमों की परवाह नहीं करता है। इसलिए क्वेश्चन है किस शासक ने सरा के नियमों का उल्लंघन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा साक्ष्य मिलता है कि इसने खुम्स नामक एक कर था, ओके, उसको जो सरा के अनुकूल था। हालांकि आगे हम लोग डिटेल टैक्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग जरूर जानते होंगे, इस बात को जानने का प्रयास करिएगा, हम हिंट दे रहे हैं, फिर आगे हम लोग डिटेल इसको देख लेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो खुम्स नामक लूट का धन होता था उसकी जो दर थी सरा के अनुसार उसको भी चेंज कर दिया। और यह प्रश्न कितना किया चेंज, या आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा, आगे हम डिटेल में जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया कि शासक ने सरा के नियमों का उल्लंघन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ओके। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया? ओके, आगरा नगर बसाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा नगर की बात कह रहा है, आगरा नगर को किसने बसाया? ऑप्शन में कह रहा है
अल्तुतमिश, बी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी कह रहा है सिकंदर लोदी। ओके, तो इसका सही आंसर जो होगा वह डी होगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। ओके, और अल्तुतमिश के बारे में तो नहीं, अपितु फिरोज शाह तुगलक तो बहुत ही नगर बसाए थे, फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, हिसार। ओके, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है जौनापुर यानी जौनपुर। जौनपुर आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है, तो जौनपुर इसने बसाया था और 1359-60 में बसाया था और गोमती नदी के किनारे, और मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। तो जौना खां इनका नाम था, तो जौनपुर का नाम जौनापुर था, लेकिन धीरे धीरे बदलते बदलते ओके जौनपुर हो गया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि फिरोज शाह तुगलक जौनपुर नगरों को तो बहुत बसाया, लेकिन जौनपुर के बारे में आपसे एग्जाम में बड़ा पूछताछ है, यानी सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी राजधानी अपनी बनाई थी देवगिरी को, तो दौलताबाद नाम बदला था, तो दौलताबाद को मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। महाराष्ट्र में पड़ता है दौलताबाद। अब हम लोग थोड़ा आगरा पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आगरा नगर को बसाने वाला सिकंदर लोदी है, तो कब उसने आगरा नगर को बसाया। तो आगरा नगर को बसाया सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया। कब बसाया गया, तो 1504 ईस्वी में आगरा नगर को बसाया गया। 1504 में इसकी स्थापना करता है, यानी आगरा नगर की, और दो गांवों को मिला करके, देखिए दो विलेज को मिला करके, एक है बासी और दूसरा विलेज यानी गांव था पोया। बासी और पोया नामक ये दो विलेज यानी ग्राम को मिला करके, इसको मिला करके इसने क्या बनाया, बसाया आगरा। और आगरा किस नदी, यह दोनों गांव कहां पर थे, यमुना नदी के किनारे। तो आगरा नगर यमुना नदी के किनारे सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दो गांवों को मिला करके, बासी और पोया नामक दो गांवों को मिला करके उसने इस नगर को बसाया, और यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ओके, और फिर आगे चल करके इसे अपनी राजधानी बनाया। इसी आगरा को इसने राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया, और राजधानी बनाया। राजधानी कब बनाया, 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस आगरा नगर को की स्थापना अथवा आगरा नगर को बसाने वाला जो शासक था सिकंदर लोदी है। ओके, लोदी वंश का दूसरा शासक है, और 1504 ईस्वी में इसे बसाया। बासी और पोया नामक दो विलेज जो यमुना नदी के किनारे थे, इन्हीं को मिला करके इस आगरा नगर की स्थापना किया, और 1504 ईस्वी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और आगे चल करके 1506 ईस्वी में इसे अपनी कैपिटल यानी आगरा को राजधानी बनाया। तो इससे संबंधित, इस आगरा नगर से संबंधित इतने पॉइंट आपको मिले, यानी सिकंदर लोदी ने बसाया 1504 ईस्वी में, आगे चल करके 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया आगरा को, और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित बासी और पोया दो विलेज को मिला करके इसने इस नगर की स्थापना की। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर हम लोग देखें कि फिरोज शाह जौनपुर यानी की स्थापना किया, यह भी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद, हालांकि फिरोज शाह तुगलक बहुत ही नगरों की स्थापना किया है, आगे क्वेश्चन में हम लोग डिटेल देख लेंगे। ओके, तो यह इस आगरा नगर से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इतने संदर्भों से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बनते भी हैं। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रश्न कह रहा है अमीर खुसरो आशिका आबलिक आशिकी नामक पुस्तक किसके कहने पर लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तो पहले आपसे एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। कभी कभी एक ग्रंथ भी दे करके पूछ देता है कि आशिका अथवा आशिकी नामक ग्रंथ यानी मसनवी किसने लिखा है, तो अमीर खुसरो। तो पहला प्रश्न यानी यह बन गया, और इसका आंसर अमीर खुसरो, यानी अमीर खुसरो के द्वारा आशिका अथवा आशिकी नामक ग्रंथ लिखा गया है। इसका सही नाम आशिका है, लेकिन आशिकी के नाम से ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। ओके, तो किसके कहने पर लिखा। ऑप्शन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, बी कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है खिजर खां, सी है सादी खां, और डी है शिहाबुद्दीन उमर। ओके, तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा खिजर खां। खिजर खां के कहने पर अमीर खुसरो ने आशिका नामक एक
प्रेम कहानी या प्रेम ग्रंथ लिखा और जिसे मसनवी कहते हैं। मसनवी का से तात्पर्य है कि जिसे शॉर्ट स्टोरी यानी प्रेम गाथा, संक्षिप्त प्रेम गाथा। ओके, अब यहाँ पर यह है कि इस आशिकी नामक जो मसनवी है इसमें किसकी प्रेम कहानी है? ओके, किसकी प्रेम गाथा है? तो इसमें जो आशिकी नामक जो आशिकी नामक या मसनवी है इसमें जो है खिज्र खां और देवल देवी की प्रेम कहानी है। ओके, यानी प्रेम गाथा है। और यह खिज्र खां के कहने पर अमीर खुसरो द्वारा आशिकी नामक जो प्रेम कथा है वह लिखा गया। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा और जान लेते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग कभी कभी एग्जाम में अलाउद्दीन खिलजी भी ट्रिक लगा देते हैं कि अमीर खुसरो उस समय शासक अलाउद्दीन खिलजी था और अलाउद्दीन के शासन काल में ही अमीर खुसरो थे, उनके राज दरबार में थे। इसीलिए आपसे अगला प्रश्न पूछता है कि अमीर खुसरो कितने सुल्तानों का शासनकाल देखे? तो आपके ऑप्शन में रहता है 7 कि 7 सुल्तानों का शासनकाल देखे। लेकिन यहाँ पर कुछ सुल्तान एक आध दो और बढ़ जाएंगे, हम डिटेल अगले प्रश्न में आप लोगों को बता देंगे। लेकिन इतना हिंट अवश्य दे देते हैं कि यह बलबन के समय में बलबन का बड़ा पुत्र जो मोहम्मद था उसी के अधीन यह अपनी लेखनी या कविता करना प्रारंभ किए थे। और यह तुगलक वंश का जो संस्थापक थे यानी गयासुद्दीन तुगलक, उनके शासनकाल तक थे। यानी अमीर खुसरो की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई है। ओके, तो 1325 ईस्वी तक। तो इस प्रकार आप इतना ही जानिए कि 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा या फिर संख्या 9 भी हो जाएगी। ओके, हम सभी सुल्तानों का नाम लिख करके आप लोगों को समझा देंगे, बता देंगे। तो अगला प्रश्न यह है कि अमीर खुसरो का जो सबसे उर्वरा काल था कह लीजिए या गोल्डन पीरियड जिसे आप कहते हैं, वह अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था या शासनकाल था। तो यह भी प्रश्न आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ हम लोग डिस्कशन कर ले कि अलाउद्दीन खिलजी के अधीन था, लेकिन खिज्र खां के कहने पर आशिकी नामक प्रेम कथा या प्रेम गाथा लिखा और इसमें खिज्र खां और देवल देवी की प्रेम कहानी है। यहाँ पर यह देख लेते हैं कि देवल देवी थी कौन, यह भी आप लोग जान लीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो यह 1298 ईस्वी में 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है और 1298 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है। ओके, और गुजरात पर आक्रमण करता है तो स्वयं आक्रमण करने नहीं जाता है, अपितु उसके सेनापति नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजता है। ओके, और यहाँ के गुजरात के शासक रहते हैं, गुजरात के जो शासक थे वह करण सिंह बघेल थे। तो करण सिंह बघेल गुजरात के शासक थे और करण सिंह बघेल पराजित हुए और अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर के देवगिरी भाग गए। देवगिरी चले गए। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव थे। इनके यहाँ जाकर के यह शरण लिए। तो राजा रामचंद्र देव ने देवगिरी के जो राजा थे इन्होंने शरण दिया और यह देवल देवी जो इनकी पुत्री थी, यहाँ पर ध्यान रखना है कि देवल देवी इनकी पुत्री थी और इनकी जो पत्नी थी, करण सिंह बघेल की जो पत्नी थी वह कमला देवी थी। ओके, बस इतना जान लेना है आप लोगों को। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग अच्छी तरह से उसे कर लेंगे। तो करण सिंह बघेल की पुत्री देवल देवी थी और इनकी पत्नी कमला देवी थी। तो कमला देवी को छोड़ करके करण सिंह बघेल अपनी पुत्री को लेकर के वह भाग गए, यानी चले गए। कहाँ पर? देवगिरी चले गए और राजा रामचंद्र देव के यहाँ जाकर के शरण लिए और उन्होंने इन्हें बगलाना की जागीर दे दिया और वही दक्षिण में रहने लगे। जब 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आदेशानुसार, यानी अलाउद्दीन खिलजी का जब दक्षिण अभियान हुआ और उसका सेनापति जो मलिक काफूर था, मलिक काफूर के नेतृत्व में अभियान हुआ और देवगिरी पर आक्रमण हुआ। तो इस आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के आदेशानुसार देवल देवी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि यह भी देवगिरी में ही शरण लिए हुए थे, बगलाना की जागीर मिला था। तो करण सिंह बघेल
करण सिंह बघेल गिरफ्तार हुए, पराजित हुए और भाग निकले और उनकी पुत्री देवल देवी गिरफ्तार कर ली गई। उस समय इस पुत्री का जो उम्र था 7 वर्ष था। ओके, और इन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया और उस समय 7 वर्ष की यह थी देवल देवी और 1307 में खिज्र खां की उम्र 10 वर्ष थी। ओके, तो दोनों ही एक तरह से बालक ही थे और देवल देवी तो काफ़ी छोटी थी। और इसके बाद राजमहल में रहने लगी और खिज्र खां देवल देवी दोनों साथ साथ राजमहल में रहने लगे। और बाल्यकाल अवस्था में साथ साथ आदमी खेलता कूदता है, बच्चे तो साथ साथ रहते रहते दोनों में स्नेह हो गया, प्रेम हो गया। और जब बड़े हुए तो 1315 ईस्वी में दोनों के बीच विवाह हो गया। 1315 में विवाह हो गया। इसका मतलब लगभग 14-15 वर्ष की उम्र की अवस्था में देवल देवी का विवाह खिज्र खां के साथ हो गया। और उसी विवाह के उपरांत, विवाह होने के पश्चात खिज्र खां के आदेशानुसार अमीर खुसरो ने एक आशिकी नामक मसनवी लिखा जिसे प्रेम कथा कहते हैं। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट है आपसे कि खिज्र खां के कहने पर अमीर खुसरो ने यह आशिकी नामक प्रेम कथा या कहानी लिखा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे संबंधित इतने जो तथ्य बनते हैं सब पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। चाहे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि देवल देवी किनकी पुत्री थी, तो करण सिंह बघेल गुजरात के जो राजा थे। ओके, और यह जब 1298 में आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात पर पहला आक्रमण, तो करण सिंह बघेल पराजित हुए और यह देवगिरी जाके राजा रामचंद्र के यहाँ शरण लिए और पत्नी कमला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था पहले ही और वह दिल्ली लाई गई। कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी विवाह कर लिया और फिर जब पुत्री देवल देवी को गिरफ्तार किया गया तो अलाउद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र खिज्र खां से उनका विवाह हो गया। यानी एक तरफ माता और पुत्री, कमला देवी माता और देवल देवी उनकी पुत्री, और दूसरे तरफ अलाउद्दीन खिलजी पिता और खिज्र खां उनका पुत्र। तो पिता पुत्र और माता पुत्री से विवाह हो गया। अब किस तरह के संबंध इतिहास में बनते हैं, तो यह राजतंत्र है, कोई बात नहीं है, वहां पर हम लोगों को डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन से संबंधित इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपका जो आंसर होगा वह खिज्र खां के कहने पर। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है किस सुल्तान ने मिनहाजुद्दीन सिराज, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, विद्वान भी रहे हैं, मिनहाजुद्दीन सिराज को काजी, ध्यान रखना है, काजी के पद पर नियुक्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। किस सुल्तान ने मिनहाजुद्दीन सिराज को काजी के पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन आपके सामने है, अल्ततमिश, बी कह रहा है रजिया, सी बहराम शाह और डी नासिरुद्दीन महमूद। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मिनहाजुद्दीन सिराज को काजी के पद पर किसने नियुक्त किया था, तो वह इसका सही आंसर हो जाएगा डी नासिरुद्दीन महमूद। ओके, और नासिरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल था 1246 से 65 तक था। इसके बाद बलबन शासक बनेगा और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान अल्तुतमिश था। ओके, और यह 1210 से 1236 तक इसका शासनकाल था, 1210 से 1236 तक। इसके बाद रजिया आ जाती हैं 1236 से 40 तक। इसके बाद बहराम शाह आ जाते हैं 1240 से 42 तक। ओके, तो यह शासनकाल भी आप लोगों ने देख लिया। लेकिन नासिरुद्दीन महमूद शाह मिनहाजुद्दीन के समकालीन थे। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यह जो विद्वान थे, सिराज के रहने वाले यह विद्वान थे और इन्हीं को मिनहाजुद्दीन सिराज को नासिरुद्दीन महमूद ने इन्हें काजी के पद पर नियुक्त किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने एक बुक लिखी है, उस ग्रंथ का नाम है तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और यह जो ग्रंथ है यह किसे समर्पित किए हैं? यह नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किए। ओके, यह नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किए हैं और इस बुक में 1260 तक का दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। 1260 वर्ष 1260 और ग्रीष्म काल तक 1260 के ग्रीष्म काल तक का इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? इस तबकात नासिरी से नामक बुक से मिलती है। और यह बुक नासिरुद्दीन महमूद, दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को ही मिनहाजुद्दीन सिराज ने समर्पित किया था। ओके, इस बुक में ध्यान रखना, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बुक में इन्हें नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान बताए हैं।
यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यानी नेक सुल्तान, आदर्श सुल्तान बताया है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और नासिरुद्दीन महमूद ने इन्हें दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, और नासिरुद्दीन महमूद के समकालीन मिनहाजुद्दीन सिराज थे। इतने पॉइंट हुआ कि मिनहाजुद्दीन सिराज के बुक का नाम तबकाते नासिरी। मिनहाजुद्दीन सिराज नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत के शासक नासिरुद्दीन महमूद के समकालीन थे, और नासिरुद्दीन महमूद ने इन्हें काजी के पद पर नियुक्त किया था। और मिनहाजुद्दीन सिराज इस तबकाते नासिरी बुक को नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था, और इसमें 1260 तक का इतिहास वर्णित है। और इसमें नासिरुद्दीन महमूद को एक दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान बताया है या नेक सुल्तान बताया है। और दूसरा एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि नासिरुद्दीन महमूद जो है कुरान की प्रतियां लिखते थे। ओके, यह जो है कुरान, जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, कुरान की यह प्रतियां लिखते थे और उसे मार्केट में, ओके, और उसका मार्केट में उसे सेल करवाते थे, उसका विक्रय करवाते थे, और उसे जो आय होती थी उसे अपने निजी खर्च पर यानी निजी जीवन पर खर्च करते थे। और टोपियां भी सिलते थे। इस्लाम धर्म में टोपी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो नासिरुद्दीन महमूद एक नेक सुल्तान था, और मिनहाजुद्दीन सिराज इनके समकालीन थे, इनके राज दरबार में भी थे, और काजी के पद पर भी इन्हें नियुक्त किया गया था, और उन्हें तबकात नासिरी नामक बुक लिखा है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर नासिरुद्दीन महमूद होगा। और इस प्रश्न के साथ साथ हम लोगों ने इतने तथ्यों को पर भी एक्स्ट्रा डिस्कशन किया, ओके, और इतने संदर्भों से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तबकात नासिरी नामक बुक किसने लिखा है, तब भी मिनहाजुद्दीन सिराज। और तबकात नासिरी बुक किसको समर्पित है, नासिरुद्दीन महमूद। तबकात नासिरी में दिल्ली के किस सुल्तान का विशेष वर्णन किया गया है, तब भी आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबद्ध नहीं था। ओके, यानी भूमि मापन का कार्य किसने नहीं करवाया, और किसमें, राजस्व निर्धारण में। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबद्ध नहीं था। ओके, तो देख लिया जाए कि भूमि मापन, राजस्व निर्धारण के लिए भूमि का माप किन किन सुल्तानों द्वारा करवाया गया और किसके द्वारा नहीं करवाया गया, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी कह रहा है सिकंदर लोदी, और ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी शासक है, इसने भूमि की माप करवाया है, भूमि की माप इसने करवाया है, ये तो सही बात है। ओके, गयासुद्दीन तुगलक जो है यह भूमि की माप नहीं इसके समय में हुआ है, इसने भूमि मापन का कार्य यानी मसाहत का कार्य नहीं करवाया। सिकंदर लोदी भी भूमि का माप करवाया, भूमि की माप इसने भी करवाया है, ये भी सही है। शेर शाह सूरी भी भूमि की माप करवाया है, भूमि की माप करवाया है। ओके, इसका मतलब यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी भूमि का माप हुआ है और तब राजस्व का निर्धारण किया गया। सिकंदर लोदी भी और शेर शाह सूरी भी, यह तीनों शासक भूमि की माप करवाए हैं। लेकिन यहाँ पर गयासुद्दीन जो तुगलक है भूमि की माप नहीं करवाया है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि किस सुल्तान ने करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबद्ध नहीं था। तो गयासुद्दीन तुगलक नहीं था, इसका जो आंसर होगा वह गयासुद्दीन तुगलक होगा। ओके, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सिकंदर लोदी का गज सिकंदरी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भूमि मापन के लिए, और शेर शाह सूरी के समय तक चलता रहा, और शेर शाह ने थोड़ा मॉडिफाई करके जरीब को ला दिया भूमि के मापन के लिए। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि विश्वा को माना था, और विश्वा को माना था, और 20 विश्वा बराबर क्या होता था, 1 बीघा इसने माना था। ओके, 1 बीघा इसने माना था। तो विश्वा शब्द का सबसे पहले प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ, और यह विश्वा शब्द आज भी भूमि मापन के क्षेत्र में किसी न किसी रूप में चल ही रहा है। ओके, और यह सिकंदर लोदी गज ए सिकंदरी पैमाना को लाया था, और शेर शाह के समय में जरीब शब्द भी आ गया। ओके, तो जरीब, इस प्रकार जो है भूमि मापन से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी भी रहा है,
सिकंदर लोदी भी रहा है और शेरशाह सूरी भी रहा है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक के समय में भूमि मापन का कार्य नहीं हुआ। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ओके, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं। जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत यानी इस्लामिक नियमों से, ओके, शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी यानी इतिहासकार बर्नी, ओके, ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो यह ऑप्शन में कह रहा है इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सही आंसर है वह डी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और बर्नी यह स्टेटमेंट क्यों कहा है वह देख लिया जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो वह एकदम स्वतंत्र था। कब गद्दी पर बैठा? 1325 से 1351 तक इसका शासनकाल था। आप लोग जानते रहिएगा, कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और यह तुगलक वंश का दूसरा शासक था। ओके, तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक इसका शासनकाल था। और मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा, हालांकि यह बड़ा ही तुगलक शासकों में बड़ा ही योग्य और पढ़ा लिखा था, या यूं कह लीजिए दिल्ली सल्तनत के शासकों में यह सबसे योग्य पढ़ा लिखा विद्वान था। ओके, और मोहम्मद बिन तुगलक इसीलिए योग्यता को महत्व देता था। शासन सत्ता में इसने इस्लाम धर्म के प्रति इसका झुकाव नहीं रहा, अपितु यह साम्राज्य को संचालित करने के लिए, ओके, यह सभी धर्म के, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी धर्म के योग्य व्यक्तियों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया साम्राज्य में। और यह सहिष्णु विचारधारा का था, लिबरल था, उदारवादी विचारधारा का था। और शासन सत्ता से इस्लाम धर्म के व्यक्तियों, जैसे उलेमा कह लीजिए, मौलवी कह लीजिए, इस्लाम धर्म के धार्मिक व्यक्तियों को दूर रखा, यानी हावी नहीं होने दिया। इसलिए इसके समय में भी शासन सत्ता में, इसके समय में भी इस्लाम धर्म के धार्मिक जो व्यक्ति हैं वह नाराज हुए। बर्नी भी थोड़ा नाराज रहता है। बर्नी हालांकि इसके समय में 17 वर्षों तक नादिम था, लेकिन अब सुल्तान से नाराज है तो खुल के बोल भी नहीं सकता है कोई भी व्यक्ति, राजतंत्र है। ओके, तो राजा के अगेंस्ट कोई जा भी नहीं सकता। इसीलिए बर्नी कहता है कि यानी मोहम्मद बिन तुगलक जब उसने राजत्व प्राप्त किया यानी गद्दी पर बैठा तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। उस पर कोई अंकुश नहीं था शरीयत का। ओके, यानी इस्लाम धर्म के शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था, वो नहीं मानता था। इसीलिए यह कथन बर्नी किसके लिए कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। अब रह गई बात कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल को हम लोग दो भागों में, शासन काल को दो भागों में बांट करके देखते हैं। कारण क्या है कि जो फर्स्ट फेज है, पहला चरण है प्रथम और दूसरा है द्वितीय, दो फेज में। प्रथम चरण में धार्मिक व्यक्तियों और धार्मिक लोगों से, धर्म गुरुओं से यह दूरी रहा। ओके, खलीफा को भी मान्यता नहीं दिया, तो धर्म से भी दूर रहा और खलीफा को भी मान्यता नहीं दिया, खलीफा से भी दूरी बनाए रखा। ओके, धर्म को हावी नहीं होने दिया। लेकिन द्वितीय फेज में, यानी आप कह लीजिए कि 1338-39 के बाद जब इसकी सारी योजनाएं, जैसे आप देख लीजिए दोआबा में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, सारे असफल हो गए। कृषि के वो फसल चक्र जो सिस्टम था, प्रणाली था, वह भी सफल, लगभग सारी योजनाएं असफल हो गई और इसके साम्राज्य में विद्रोह होने लगा। तब द्वितीय चरण में इसका झुकाव फिर इस्लाम धर्म की ओर हुआ और फिर खलीफा की ओर हुआ। ओके, तो इसलिए खलीफा की ओर हुआ। इसलिए जो द्वितीय चरण है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं 1340 से यह इस्लाम धर्म की ओर झुका हुआ और फिर खलीफा को भी दिल्ली, मिस्र से खलीफा को भी दिल्ली बुलवाया और अपने पद की मान्यता को प्राप्त किया, सिक्के पर उनका नाम अंकित करवाया। तो कहने का मतलब यह है कि शासन का द्वितीय फेज जो है इस्लाम धर्म की ओर झुका हुआ। प्रारंभिक जब गद्दी पर बैठा तो इस्लाम धर्म से, सरा के नियमों से दूर रहा, सरा के नियमों के अकॉर्डिंग शासन नहीं किया, अपनी योग्यता के बल पर इसने शासन किया। लेकिन इसकी योजनाएं जब असफल होने लगी तब इसका झुकाव धर्म की ओर गया। तब फिर खलीफा से अपने पद की मान्यता लिया और सरा के नियमों को फॉलो करने लगा। तो यह स्टेटमेंट बर्नी का जो है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए है। ओके,
बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है अमीर खुसरो का सबसे स्वर्णिम काल था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का सबसे स्वर्णिम काल था यानी गोल्डन टाइम किस शासक का? ऑप्शन कह रहा है बलबन का शासनकाल, ओके। बी कह रहा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल। सी कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी का काल। और डी कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है मुबारक खिलजी का काल अथवा शासनकाल। तो इन चार शासकों का नाम दिया गया है। इसमें से सबसे उर्वरा काल यानी स्वर्णिम काल या गोल्डन टाइम अमीर खुसरो का किसका शासनकाल था? यही आंसर चाहिए और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से और इंपॉर्टेंट है। ओके, नॉलेज के लिए तो है ही है, एग्जाम के लिए और यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए बलबन गुलाम वंश का शासक था। बलबन गुलाम वंश का शासक था और 1265 से 87 तक इसका शासनकाल था। तो इसी बलबन के शासनकाल में अमीर खुसरो अपनी कविता प्रारंभ किया, यानी एक कवि के रूप में जो कार्य प्रारंभ किया वह बलबन के शासनकाल से किया। यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और बलबन के बड़े पुत्र मोहम्मद के अंडर में रह करके वह कविता करना प्रारंभ किया, यानी विद्वता का जो काम था बलबन के शासनकाल से। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो टाइम पीरियड है 1290 से 96, इनके भी समय में था अमीर खुसरो, इनके भी शासनकाल को देखा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक, यह लगभग 20 वर्ष तक का जो शासनकाल था अलाउद्दीन खिलजी का, यही स्वर्णिम काल था। तो अलाउद्दीन का जो शासनकाल था सबसे उर्वरा काल था, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। ओके, और सबसे अधिक रचनाएं अलाउद्दीन के शासनकाल में ही अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। और आगे लास्ट में कह रहा है मुबारक खिलजी का काल। तो मुबारक खिलजी भी खिलजी वंश का शासक था और अलाउद्दीन खिलजी का यह पुत्र था। तो इसके भी समय में यह थे और इनका जो शासनकाल था 1316 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। तो 1316 से 1320 ईस्वी तक का जो शासनकाल था वह मुबारक खिलजी का था। मुबारक खिलजी के भी समय में थे। ओके, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुबारक खिलजी के बाद जो है नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो अंतिम शासक था खिलजी वंश का, उसके भी समय में थे। इसके बाद जो है तुगलक वंश के फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में भी थे, क्योंकि 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो की मृत्यु होती है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो की मृत्यु हुई। ओके, तो यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसके समय में? तो तुगलक शासनकाल में इनकी मृत्यु होती है। इस प्रकार अलाउद्दीन का शासनकाल 20 वर्षों का जो था, यह अमीर खुसरो के जीवन का सबसे स्वर्णिम काल अथवा गोल्डन टाइम था। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 वर्ष का शासनकाल। और इन शासकों का बलबन का शासनकाल इसने देखा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का काल इसने देखा, अलाउद्दीन खिलजी का काल देखा, मुबारक खिलजी का काल देखा, और फिर अलाउद्दीन के बाद जो है शिहाबुद्दीन उमर लगभग 1 महीने तक था, तो उसका भी शासनकाल देखा। इसके बाद मुबारक खिलजी आ जाते हैं और फिर नासिरुद्दीन खुसरो शाह आएंगे, उनका भी शासनकाल देखेगा। और बलबन के बाद कैकूबाद और शमसुद्दीन ट्यूमर्स जो गद्दी पर बैठे, उनका भी शासनकाल देखा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 4 यह मतलब बलबन के बाद कैकूबाद आ जाएगा, कैकूबाद के बाद शमसुद्दीन ट्यूमर्स जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो बलबन के बाद 3 शासक ये हो गए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 4 शासक हो गया, और फिर अलाउद्दीन खिलजी 5 शासक हो गए। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शिहाबुद्दीन उमर लगभग 1 महीने तक था, तो 6 शासक हो गए। फिर मुबारक खिलजी का शासनकाल 7वां शासक हो गया। फिर इसके बाद मुबारक खिलजी के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह आएगा, तो 8वां हो जाएगा। और फिर तुगलक वंश का फाउंडर संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक, 9 शासक हो जाएंगे। इस प्रकार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो ऑप्शन में 7 ही रहता है, आप 7 मारते हैं। अगर 9 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, तब 8 या 9 मारेंगे, मैक्सिमम 9 लिख करके। अगले प्रश्न में हम लिख करके सबको दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन बता भी दिए कि बलबन के बाद कैकूबाद के बाद शमसुद्दीन ट्यूमर्स 3 हो गए। फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर आएगा, इसके बाद मुबारक खिलजी के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह आएगा, और इसके बाद गियासुद्दीन तुगलक आएगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इस अमीर खुसरो
इस प्रश्न को लेकर के हम लोगों ने इतने फैक्ट्स को देखे, इतने तथ्यों को देखे और इतने रेफरेंस से भी और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो किसका शासनकाल नहीं देखा तो इनमें से रहेगा, फिर एक आध शासक एक्स्ट्रा कर देगा, तुगलक वंश का डाल देगा, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक दे देता है कि किसका शासनकाल नहीं देखा तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद का शासनकाल नहीं देखेगा। ओके, हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे कारागार, कारागार से तात्पर्य बंदी गृह, किसे कारागार में बंद करने का आदेश दिया था। ऑप्शन ए कह रहा है इब्न बतूता को, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी को, ऑप्शन सी है इशामी को और ऑप्शन डी है बदायूनी को। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वह इब्न बतूता होगा। इब्न बतूता को कारागार में बंद करने का आदेश दिया था। क्यों? क्योंकि इब्न बतूता जो है यह यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यह मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को देश का रहने वाला था। अफ्रीका महाद्वीप में यह देश पड़ता है मोरक्को का रहने वाला था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। ओके, 1333-34 में, 1333-1334 में आया था। हालांकि भारतीय सीमा में 33 में आया, दिल्ली पहुंचा मार्च 34 में, दिल्ली या मार्च 34 में पहुंचता है। ओके, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी के पद पर भी इसकी नियुक्ति किया था, काजी के पद पर भी नियुक्ति किया था और यह एक निर्दोष व्यक्ति को दंड सुना दिया था, सजा दे दिया था, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक नाराज हो गया। ओके, और इनको इब्न बतूता को बंदी गृह में डाल दिया और यह लगभग 3 सप्ताह तक, लगभग 1 माह तक यह बंदी गृह में थे, लगभग 1 माह तक। हालांकि एग्जैक्ट जो समय है 3 सप्ताह है, 3 सप्ताह के तक यह बंदी गृह में थे। इसके बाद फिर मुक्त किया और पुनः इन्हें काजी के पद पर, दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया। तो यह इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो बंदी गृह में देखिए, काजी के पद पर भी नियुक्त किया, बंदी गृह में भी डाला। इसका मतलब है कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही साइंटिफिक विचारधारा का व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था। ओके, लेकिन बात अलग है कि उसकी जो योजनाएं हैं असफल हो जा रही थी, दूरदर्शिता का थोड़ा अभाव था। वह इस गद्दी पर बैठा तो इस्लाम धर्म यानी शरा के नियमों या इस्लामिक धर्म कानूनों के अनुसार शासन सत्ता नहीं किया, अभी तो अपने शासनकाल के उत्तरवर्ती यानी अंतिम समयों में वह उसका झुकाव जो है फिर धर्म की तरफ गया और फिर खलीफा को भी उसने, खलीफा के पद को भी उसने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, उन्हें दिल्ली बुलाया। तो सब मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासनकाल के प्रारंभिक समयों में वह इस्लाम धर्म के नियमों से पूरी तरह स्वतंत्र था, जिसका उल्लेख बर्नी भी करता है। और लेकिन अंतिम समय में जब उसकी योजनाएं विफल होने लगी तो उत्तरवर्ती काल में यानी 1338-39 के बाद उसका झुकाव जो है इस्लामिक धर्म के तरफ गया, फिर शरा के अनुसार वह शासन करने लगा, फिर खलीफा से भी पद की मान्यता लिया। तो यह इब्न बतूता इसके समय में आया। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि इब्न बतूता भारत कब आया, तो शताब्दी दे देता है। तो 1333 का मतलब 14वीं शताब्दी, ध्यान रखिएगा, 14वीं शताब्दी में यह भारत आया था। तो इतने पॉइंट आपके बने कि इब्न बतूता से मोरक्को देश का रहने वाला था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया। ओके, भारत आने का इसका समय है 14वीं शताब्दी यानी 1333 और दिल्ली पहुंचा मार्च 1334 में। ओके, और मोहम्मद बिन तुगलक इसे काजी के पद पर नियुक्त किया और नाराज हो गया तो बंदी गृह में भी डाला और इनको आगे चल करके अपना दूत बना करके राजदूत एम्बेसडर के रूप में चीन भी भेजा और चीन से जब ये वापस आए तो फिर आज्ञा लेकर के अपने देश मोरक्को लौट गए। ओके, मोरक्को लौट गए। इतने इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है। आगे हम लोग देख लेते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा, इब्न बतूता। अगले पर देख लेते हैं, जियाउद्दीन बर्नी भी मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन रहा है और 17 वर्षों तक उनका सलाहकार रहा है। इशामी भी मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन रहा है। बदायूनी के बारे में अगर जान लेते हैं तो बदायूनी मुगल काल से संबंधित रहा है, यह एग्जाम में पूछा जाता है, मुगल काल से संबंधित रहा है और वह भी स्पेशली अगर बात किया जाए तो मुगल बादशाह अकबर के काल से यह रिलेट रहा है बदायूनी और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ओके, तो इस प्रश्न के रेफरेंस में हम लोग इतने तथ्यों का भी एक्स्ट्रा हम लोगों ने स्टडी किया और इतने तथ्यों से भी आपसे प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कह रहा है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। ओके, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। ऑप्शन कह रहा है ए बादशाह हुमायूं, बी कह रहा है बादशाह अकबर, ऑप्शन सी है बादशाह शाहजहां और ऑप्शन डी कह रहा है बादशाह औरंगजेब। ओके, तो इसका सही जो आंसर होगा बादशाह अकबर होगा। ओके, इसका सही जो आंसर होगा बादशाह अकबर होगा। बादशाह अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था। कहां से? जौनपुर से। अब इस बात पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन ऐसा इस्लाम धर्म का धार्मिक व्यक्ति था जो मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया और क्यों किया, कारण क्या था। ओके, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वर्तमान में, जौनपुर जो उत्तर प्रदेश का यूपी का एक जिला है और गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के जो एक काजी थे, काजी इस्लाम धर्म के जो न्यायिक कार्य देखते थे, ओके, धर्म के व्याख्याता भी होते हैं काजी। एक काजी का नाम था मुल्ला मोहम्मद यजदी। ओके, इनका नाम था मुल्ला मोहम्मद यजदी। तो मुल्ला मोहम्मद यजदी के द्वारा फतवा जारी किया गया था। किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। तो इस व्यक्ति का भी नाम आपसे पूछ देता है। ओके, एग्जाम में आता भी है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसने जारी किया फतवा। तो मुल्ला मोहम्मद यजदी। आपके कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में सिर्फ मुल्ला यजदी ही नाम प्रिंट रहता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में काजी मुल्ला यजदी ने बादशाह अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। अब फतवा जारी करने का कारण क्या था? कारण यह था कि मुगल बादशाह अकबर सहिष्णु विचारधारा का था, लिबरल था, उदारवादी विचारधारा का था। उसके पीछे कारण बहुत है, अकबर के टॉपिक में डिटेल हम लोग देख लेंगे। और वह हिंदू राज परिवार से विवाह भी किए थे। पहला विवाह आमेर राजा भारमल कछवाहा जो सरदार थे, ओके, उनकी पुत्री से हुआ था। तो इस प्रकार जो धार्मिक, जिन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, मरियम उज़्ज़मानी भी नाम है, हीर कुंवर भी उनका नाम है, ओके, हरकाबाई के भी नाम से जाना जाता है। तो उनकी पुत्री से विवाह किए। इसके बाद हिंदू धर्म से भी काफ़ी प्रभावित हुए। और एक प्रश्न आप लोग जानते होंगे कि 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना करवाए फतेहपुर सीकरी में, आगरा में। पहले इस्लाम धर्म के धार्मिक गुरुओं को वहां पर आह्वान किए और इस्लाम धर्म के नियमों और वास्तविकताओं को जानने का प्रयास किया। इसके बाद उससे संतुष्ट नहीं हुए तो हिंदू धर्म, पारसी धर्म, जैन और फिर ईसाई मिशनरियों के धार्मिक गुरुओं को भी बुलाए। तो यही कारण था कि उनका हिंदुओं के प्रति झुकाव, उदारवादी विचारधारा, औरंगजेब की तरह कट्टर मुस्लिम नहीं थे। इसीलिए जो धार्मिक गुरु होते हैं, जो अपने धर्म के प्रति जो शासक का झुकाव नहीं रहता है, अपने धार्मिक नियमों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो उनसे लोग नाराज हो जाते हैं। इन्हें इलाही नामक एक नया धर्म चलाए थे और 16 एक कुल में इनका विश्वास था, यानी सभी को साथ लेकर के चलना, एकता में विश्वास रखते थे, जिसके कारण ही मुल्ला यजदी नाराज हो गए थे। ओके, और इन्होंने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया था। और यहाँ तक कि अकबर के सिक्के पर आप लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, राम सीता की आकृति भी उत्कीर्ण करवाए। और हिंदू राज परिवार में विवाह किए तो राजमहल में मूर्ति पूजा की भी छूट दे दिए, जो इस्लाम धर्म में वर्जना है। यही सब कारण था कि इनके 16 कुल या फिर उदारवादी विचारधारा से जो धार्मिक गुरु थे, जैसे इनके समकालीन एक इतिहासकार भी थे, वो थे बदायूनी। ओके, पूरा नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, वह भी नाराज रहते थे अकबर से। यही कारण था कि मुल्ला यजदी जो है बादशाह अकबर के विरुद्ध फतवा जारी कर दिए, और फतवा जारी करने वाले यही व्यक्ति थे, इसीलिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया? बादशाह अकबर। अगला क्वेश्चन, किसने फतवा जारी किया था? तो काजी मुल्ला यजदी, और पूरा नाम इनका है मुल्ला मोहम्मद यजदी। ओके, तो इस सेशन का ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, एक तरफ डिपार्टमेंट दिया गया है यानी विभाग, दूसरे तरफ रूलर का नाम दिया गया है यानी शासकों का नाम दिया गया है। ओके, और यह प्रश्न जो है दिल्ली सल्तनत से है, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास से है। और इसमें ऑप्शन ए कह रहा है विभाग की तरफ दीवान मुस्तखराज, बी कह रहा है दीवान अमीर कोही, ऑप्शन सी कह रहा है दीवान ए बंदगान, ऑप्शन डी है दीवान ए रियासत। ओके, और शासक की तरफ कह रहा है रूलर का नाम है अलाउद्दीन खिलजी, बी में है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोज शाह तुगलक, और डी कह रहा है बलबन। तो यही हम लोगों को देखना है कि जो यह विभाग है, डिपार्टमेंट है,
किस शासक के समय में सेटअप किया गया है यानी स्थापित किया गया है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं और इसमें से निकालना क्या हम लोगों को है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, जो गलत है उसी को हम लोगों को देखना है। ओके, तो ऑप्शन ही कह रहा है कि दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी है दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी कह रहा है दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक। और ऑप्शन डी है दीवान ए रियासत बलबन। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो कह रहा है दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, यह तो सही है। ओके, तो इस प्रकार यह सही है। ये फारसी शब्द है, दीवान मतलब डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है। और किसका, ये कह रहा है मुस्तखराज। मुस्तखराज दो शब्दों से मिलकर बना है, मुस्त और प्लस खराज। मुस्त का फारसी शब्द है बकाया होता है। ओके, खराज मतलब लगान, यानी बकाया लगान वसूल करने के लिए इस विभाग को स्थापित किया गया था। और करने वाला कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आपसे सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दीवान ए मुस्तखराज नामक डिपार्टमेंट यानी विभाग को किसने सेटअप किया, किसने स्थापित किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, और बी कह रहा है, और ध्यान रखना है पहली बार दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही दीवान ए मुस्तखराज डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया, स्थापित किया गया। ओके, इसके पहले नहीं था। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो उसने देखा कि जो राजस्व, भू राजस्व पहली बार लगान वसूल किया जा रहा है, जो किसान नहीं दे पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो दोबारा उस लगान को वसूल करके जो स्थानीय अधिकारी हैं, खुद मुकद्दम चौधरी, वह अपने पास रख ले रहे हैं। ओके, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए एक अलग डिपार्टमेंट ही स्थापित कर दिया कि पहली बार में जो लगान जो है वसूल न हो पाए, जो बकाया रह जाए, शेष रह जाए, उसको बाद में इस विभाग का काम था उसी बकाया या शेष लगान को वसूल करना। ओके, जिससे राज्य की आय बढ़ गई। तो पहली बार स्थापित करने वाला दीवान ए मुस्तखराज डिपार्टमेंट विभाग अलाउद्दीन खिलजी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी कह रहा है दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक। तो यह भी सही है। अमीर कोही से तात्पर्य है कृषि डिपार्टमेंट। कृषि के बढ़ावा देने के लिए पहली बार दिल्ली सल्तनत में का जो सुल्तान था, रूलर था, शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसने अमीर कोही डिपार्टमेंट या विभाग को स्थापित किया था। ओके, तो यह भी सही है, दूसरा भी सही है। इसके बाद तीसरा कह रहा है दीवान ए बंदगान। बंदगान मीन्स होता है दास, स्लेव। ओके, शासक है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए बंदगान, पहली बार दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक, इसने स्पेशली दासों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट को स्थापित किया और उसका नाम था दीवान ए बंदगान। तो यह भी इंपॉर्टेंट है और यह भी सही है। ओके, इस प्रकार डी कह रहा है दीवान ए रियासत। रियासत का मतलब है वाणिज्य विभाग। वाणिज्य विभाग भी इसे कहते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। और यह कह रहा है बलबन। तो यह बलबन नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा, यही इसमें गलत होगा। ओके, यानी कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें यही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी, दीवान ए रियासत यानी वाणिज्य विभाग। इस विभाग की स्थापना बलबन ने नहीं किया था, अपितु अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ओके, तो इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वाणिज्य विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ओके, तो अगर खिलजी रहता तब तो सही रहता, लेकिन यहाँ बलबन है इसलिए यह गलत है। बलबन नहीं किया था, अपितु अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई थी। और ध्यान रखना है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी विभाग के अंतर्गत यानी वाणिज्य विभाग के अंतर्गत ही बाजार व्यवस्था यानी मार्केटिंग सिस्टम को लाया था। यानी बाजार व्यवस्था की देख रेख करने वाला जो विभाग था यही वाणिज्य विभाग था, यानी दीवान ए रियासत विभाग था। ओके, तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सिंगल प्रश्नों के रूप में। तो पहला प्रश्न आपका तैयार हुआ, दीवान ए मुस्तखराज डिपार्टमेंट विभाग किसने स्थापित किया, तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 2, दीवान ए अमीर कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना किसने किया, दिल्ली सल्तनत का शासक, तो उसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, अगला प्रश्न आपसे बनता है, दीवान ए बंदगान यानी दास विभाग की स्थापना किसने किया, यानी दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दास विभाग की स्थापना की, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वह है फिरोज शाह तुगलक। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किसने किया, तो उसका भी आंसर होगा क्या, अलाउद्दीन खिलजी। जबकि इस प्रश्न में यही गलत है क्योंकि यह बलबन दिया गया है। ओके, इस प्रकार 4 प्रश्न आपके तैयार हुए। ध्यान रखना है सारे इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे एग्जाम में आएंगे भी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इस सेशन का
अगला प्रश्न है, किसे भारत का तूतीय हिंद कहा जाता है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, पूछा भी जाता है, आएगा भी। तो तूतीय हिंद, ओके, किसे भारत का तूतीय हिंद कहा जाता है? आंसर तो आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन एक्सप्लेन थोड़ा हम लोग कर लेंगे। ऑप्शन कह रहा है ए अल्बेरूनी, ऑप्शन बी कह रहा है अमीर खुसरो, ओके, ऑप्शन सी कह रहा है बर्नी, बर्नी का पूरा नाम है जियाउद्दीन बर्नी, और ऑप्शन डी है हसन निजामी। तो इसका सही जो आंसर होगा वह अमीर खुसरो होगा। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद यानी भारत का तोता पैराट कहा गया है। ओके, क्योंकि तोते की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है याद करने की क्षमता, जिसको आप कहते हैं रटने की क्षमता बहुत अधिक होती है याद करने की, तो अमीर खुसरो की भी क्षमता याद करने की बहुत अधिक थी। इसलिए अमीर खुसरो स्वयं अपने को तूतीय हिंद कहता है। ध्यान रखना है, स्वयं अपने को तूतीय हिंद कहा है, और किस बुक में कहा है उसका भी हम लोग उल्लेख करेंगे। क्योंकि भारत में दो पक्षी उसे सबसे अधिक प्रिय थे, दो पक्षियों की सबसे अधिक प्रशंसा करता है। एक है तोता, अमीर खुसरो दो पक्षी, एक तोता यानी पैरॉट तोता, और दूसरा जो पक्षी है वह है मैना। ओके, तो तोता और मैना दो पक्षी का उल्लेख वह विशेष करता है कि ज़्यादा उसके नज़र में दोनों पक्षी बड़े ही आईक्यू लेवल वाले थे। ओके, इसलिए दो पक्षी का उल्लेख करता है। और तूतीय हिंद अपने को जो कहता है वह किस पुस्तक में कहता है, किस ग्रंथ में, तो उसका नाम है, इस ग्रंथ का नाम है किरानुस्सादैन। किरानुस्सादैन नामक जो उसका ग्रंथ है, इसमें अपने को तूतीय हिंद कहता है। ओके, और इसमें भारतीय समाज का भी उल्लेख किया है। सबसे बड़ी बात है कि यह जो ग्रंथ है, यह बुक है, यह ग्रंथ, इसकी रचना किसके समय में किया? इसकी जो रचना है किसके समय में किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के समय में इस ग्रंथ या पुस्तक की रचना उसने किया या लिखा। क्योंकि अलाउद्दीन का शासनकाल अमीर खुसरो के जीवन का सबसे, आप कह लीजिए, उर्वरा समय था। ओके, यानी गोल्डन टाइम कह लीजिए, सबसे सुनहरा समय था, क्योंकि सबसे अधिक समय उसी के समय में मिला। लगभग 20 वर्षों तक वह अपने अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में रह करके अपने ग्रंथों की रचना किया। तो बहुत ही उर्वरा समय था अमीर खुसरो का, अलाउद्दीन का टाइम पीरियड यानी शासनकाल। यह भी आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और किस पुस्तक में उसे तूतीय हिंद का उल्लेख है? तो किरानुस्सादैन नामक बुक में। और भारत में दो पक्षियों का विशेष वह उल्लेख करता है, तोता और मैना, दो पक्षी का उल्लेख करता है, और अपने को खुद ही तूतीय हिंद कहता है इसी किरानुस्सादैन नामक ग्रंथ में। ओके, इसमें एक बात और है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। किरानुस्सादैन में ही बलबन के बाद जो कैकुवाद गद्दी पर बैठा शासक, उसके बाद कैकुवाद गद्दी पर बैठा, तो बलबन का पुत्र बुगरा खां जो था, बंगाल का गवर्नर था, और अयोध्या में कैकुवाद जो है विलासिता प्रवृत्ति में या विलासिता में डूबा रहता था। इसलिए बुगरा खां को इस बारे में जानकारी मिली, तो वह अपने पुत्र अथवा दिल्ली का सुल्तान भी कह सकते हैं, समझाने के लिए आया। और पिता पुत्र का यानी बुगरा खां और कैकुवाद उसके पुत्र का मिलन अयोध्या में होता है। तो अयोध्या उस समय अवध के अंतर्गत था, और अयोध्या जो है कैपिटल था अवध प्रांत का। ओके, तो अयोध्या में दोनों का मिलन होता है, और अयोध्या में तो पिता पुत्र का यानी कैकुवाद और बुगरा खां, कैकुवाद और बुगरा खां दोनों के मिलने का, और मिलने के बाद जो वार्तालाप हुआ उसका उल्लेख भी इसी पुस्तक में अमीर खुसरो करता है। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि बलबन के पश्चात जो बुगरा खां का पुत्र कैकुवाद गद्दी पर बैठा, तो वह सुल्तान कैकुवाद और उसका पिता बुगरा खां जो बंगाल का सूबेदार था, जिसे बलबन ने नियुक्त किया था, दोनों के मिलन से संबंधित संवाद का उल्लेख या वर्णन या वार्तालाप किस पुस्तक में है? किरानुस्सादैन में है। तो किरानुस्सादैन में इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अमीर खुसरो तूतीय हिंद अपने को बोलता है, और तोता, भारत के तोता और मैना दो पक्षी का उल्लेख करता है, और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में यह लिखा है। ओके, और इसमें बुगरा खां और कैकुवाद यानी कैकुवाद दिल्ली का सुल्तान था और बुगरा खां उसका पिता था जो बंगाल का सूबेदार था, दोनों के मिलने का स्थान बताता है अयोध्या, और दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ है उसका भी उल्लेख इस पुस्तक में करता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो इस तरह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम लोग थोड़ा सा विस्तृत रूप से डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, कि आपके कई एक प्रश्न के अंतर्गत
कई प्रश्न पर डिस्कशन हो जाए या कई प्रश्न आपके तैयार हो जाए। ओके, तो फिर इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इस सेशन का अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है इब्न बतूता के अनुसार भारतीय समाज में क्या प्रचलन में नहीं था। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इब्न बतूता जो विदेशी यात्री है, भारतीय समाज के बारे में जो उल्लेख किया है, ओके, तो कह रहा है इब्न बतूता के अनुसार भारतीय समाज में क्या प्रचलन में नहीं था। जो नहीं था उसी को हम लोगों को देखना है, टच करना है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है पर्दा प्रथा, ऑप्शन बी कह रहा है सती प्रथा, ऑप्शन सी है जौहर प्रथा और ऑप्शन डी है अंत्यज जातियां। ओके, तो अंत्यज जातियों के बारे में उल्लेख की बात कही गई है, तो ये 4 ऑप्शन है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि इब्न बतूता जो है, यह जो इब्न बतूता की बात हो रही है, तो इब्न बतूता दिल्ली आया था। कब आया था, यानी भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। ओके, और दिल्ली पहुंचा था, दिल्ली पहुंचा यानी राज दरबार में मार्च 1334 में, यानी मार्च में यह पहुंचा दिल्ली में। और उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था और मार्च 34 में दिल्ली आया था। और वह काजी के पद पर भी नियुक्त था। ओके, और 7 वर्षों तक काजी के पद पर था, इसलिए भारत में वह रहा। भारतीय समाज का उसने बड़ा नज़दीक से अध्ययन किया, या आप यह भी कह सकते हैं कि भारतीय समाज को बड़ा नज़दीक से देखा। और देखा तो भारतीय समाज में क्या क्या पाया उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलते हैं। तो उसके अनुसार इब्न बतूता जो भारतीय समाज का उल्लेख किया है, तो उसमें पर्दा प्रथा का उल्लेख करता है। ओके, पर्दा प्रथा का उल्लेख करता है। इसके बाद भारतीय समाज में जो प्रचलन में थी सती प्रथा का भी उल्लेख करता है। इसके बाद आगे कह रहा है जौहर प्रथा का भी वह उल्लेख करता है। तो इब्न बतूता पर्दा प्रथा, सती प्रथा और जौहर प्रथा, इन तीनों का उल्लेख करता है। डी ऑप्शन कह रहा है अंत्यज जातियां। अंत्यज जातियां से तात्पर्य है अछूत जातियां, जिसको इंग्लिश में अनटचेबल कहते हैं। ओके, तो अनटचेबल जातियों का उल्लेख इब्न बतूता नहीं करता है, यानी यह सही नहीं है, यह गलत है। अंत्यज जातियों का उल्लेख इब्न बतूता नहीं करता है, अपितु अंत्यज जातियों का उल्लेख करने वाला जो विद्वान था, या आप कह लीजिए विदेशी यात्री था, भारत आया था, वह था अल्बेरूनी। अल्बेरूनी इन अंत्यज जातियों का उल्लेख करता है और यह अंत्यज जातियों की जो संख्या बताता है वह 8 बताता है। ओके, तो और जो अपने पेशे से जानी जाती थी, जो समाज में बहिष्कृत रूप में थे, उन्हें लोग मुख्य जो नगर थे उसके बाहर वो निवास करते थे। और उन जातियों में जो उल्लेख करता है, तो उसमें 8 जातियों में जुलाहा, इसके बाद शिकारी जो अपने पेशे से जाने जाते थे, नाविक, ओके, नाविक के बारे में कहता है, मछुआरा, जादूगर का उल्लेख करता है, मोची का उल्लेख करता है। ओके, मोची का उल्लेख करता है, धोबी का उल्लेख करता है और डलिया बनाने वाले का उल्लेख करता है। डलिया बनाने वाले जाति का उल्लेख करता है। तो इस प्रकार 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8। तो यह 8 अंत्यज जातियों का उल्लेख कौन करता है? अल्बेरूनी करता है, ध्यान रहे। और यह कहता है कि इनकी पहचान इनके कार्यों से होती थी, ऑक्युपेशन यानी पेशे से होता था। तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अंत्यज जातियों में किनका उल्लेख नहीं करता है अल्बेरूनी। तो इससे भी आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि वह किन किन जातियों का उल्लेख करता है। तो शिकारी, मछुआरा, मोची, जुलाहा, नाविक, जादूगर, धोबी और डलिया बनाने वाले, इन जातियों का उल्लेख करता है। कहता है इनकी पहचान इनके पेशे से होती थी, जो नगर के बाहर इनका निवास स्थान होता था या नगरों से बाहर निवास करते थे, और यह अनटचेबल की श्रेणी में आते थे, जिनके लिए जो शब्द प्रयोग किया है अंत्यज जातियाँ। ओके, अंत्यज जातियों का। और अल्बेरूनी भी भारतीय समाज का बड़ा विस्तृत उल्लेख किया है। और फिर अगले प्रश्न में हम लोग अल्बेरूनी से संबंधित अन्य बातों पर डिस्कशन कर लिया जाएगा। और लेकिन इतना आप लोग जान लीजिए कि अल्बेरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और महमूद गजनवी के समय, महमूद गजनवी के साथ आया था। ओके, महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी
1001 से 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 आक्रमण किया था। तो इस प्रश्न के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम लोग इतने तथ्य यानी फैक्ट्स पर डिस्कशन किए जो आपके इनसे सारे जो तथ्य है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे प्रश्न किसी न किसी रूप में आपसे पूछा जाता है। और यह जो प्रश्न है इब्न बतूता के अनुसार भारतीय समाज में क्या प्रचलन में नहीं था, तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, पर्दा प्रथा का उल्लेख करता है, सती प्रथा का उल्लेख करता है भारतीय समाज में, जौहर प्रथा का उल्लेख करता है और अंत्यज जातियों का उल्लेख नहीं करता है। अंत्यज जातियों का उल्लेख अल-बेरूनी करता है और अल-बेरूनी महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। ओके, और यह इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ता है और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। तो इस बात को आप लोग जानते रहिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इब्न बतूता कब आया था, कभी कभी शताब्दी में क्वेश्चन दे देता है, तो 14वीं शताब्दी में भारत आया था। ओके, 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता आया था, 11वीं शताब्दी में अल-बेरूनी आया था। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हम लोग, यहाँ पर एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे सिंगल क्वेश्चन करके पूछ देता है कि जौहर प्रथा भारत में प्रचलन में थी, तो जौहर प्रथा था क्या। ओके, तो देखिए जौहर प्रथा क्या था कि जो जब हमारे राजपूत थे, तो राजपूत लोग जो राजा थे वह युद्ध होता था, तो अगर युद्ध में वो मार दिए जाते थे, राजा की मृत्यु हो जाती थी, युद्ध भूमि में कह लीजिए वीर गति को प्राप्त कर लेते थे, तो उनकी जो रानियां होती थी वह राजमहल में क्या करती थी कि सामूहिक रूप से, सती का मतलब अकेले सती होना, ओके, पति की चिता के साथ, और यह जौहर प्रथा का मतलब होता है कि चिता जलाकर सामूहिक रूप से वह क्या होती थी, आत्मदाह कर लेती थी, यानी उसमें कूद करके या उस अग्नि में प्रवेश करके जल जाती थी, मर जाती थी। तो इसीलिए इसको जौहर प्रथा कहते हैं, यानी सामूहिक जो आत्मदाह करते थे। ओके, आत्महत्या भी आप कह सकते हैं, लेकिन अग्नि में जाने का मतलब आत्मदाह करते थे, तो उन्हें जौहर प्रथा कहा जाता था। और अकेले अगर वह सती होती थी पति के मृत्यु पर, तो उसे सती प्रथा कहते थे। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए इतने रेफरेंस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और इतने रेफरेंस से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है बलबन का जन्म तुर्की के किस वंश में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है और आने की संभावना भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। बलबन का जन्म तुर्की के किस वंश में हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है इलवरी, बी कह रहा है खिदाई, और सी कह रहा है गुंज, और डी कह रहा है कारलू। तो इसका सही आंसर जो होगा इलवरी। ओके, तो इलवरी कबीले का वह तुर्क था। तो यहाँ पर आपसे पेपर में प्रश्नों में वंश भी प्रिंट कर देता है, लेकिन यह जो है इलवरी कबीले का था, उस समय जो है कबीलाई जीवन था। ओके, इसलिए आप वंश की जगह अगर कबीला भी एग्जाम में लिखा रहे तो आप ध्यान रखिएगा, वंश अथवा कबीला बात एक ही है। उस समय कबीलाई जीवन था, लोग कबीले में रहते थे, एक कबीले के लोग दूसरे कबीले पर आक्रमण करते रहते थे। तो यह इलवरी कबीले का तुर्क था या इलवरी वंश का था। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि बलबन भी दास था। ओके, बलबन भी स्लेव था, दास था, यानी बलबन भी क्या था, दास था। और यह किसका दास था, तो यह भी जानते रहिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आता भी है। बलबन किसका दास था, इसे किसने खरीदा था, तो इल्तुतमिश ने खरीदा था। ओके, इल्तुतमिश ने इसे खरीदा था, या इल्तुतमिश का दास था बलबन। ओके, तो यह इल्तुतमिश का दास था, कौन, बलबन। और इल्तुतमिश भी इलवरी कबीले का ही तुर्क था। तो दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा आप लोग कि इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था, यानी बलबन इल्तुतमिश का दास था, और बलबन भी इलवरी कबीले का तुर्क था या इलवरी वंश से बिलोंग करता था, और इल्तुतमिश भी इलवरी कबीले का तुर्क था, दोनों एक ही कबीले से बिलोंग करते थे। ओके, और इल्तुतमिश भी दास था, यानी यह भी दास था, स्लेव था। तो इसे कौन खरीदा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था इल्तुतमिश को, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास था। यह किसका दास था, तो मोहम्मद गोरी का। ध्यान रखिएगा, यह मोहम्मद गोरी का दास था। तो सब दास ही हैं, सब स्लेव ही हैं, क्रम जानते रहिएगा। इसीलिए आपसे एग्जामों में पूछ देता है दासों का दास कौन था। तो मोहम्मद गोरी का जो दास था ऐबक था, ऐबक खरीदा था इल्तुतमिश को, तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, और इल्तुतमिश खरीदा था बलबन को, इसलिए बलबन इल्तुतमिश का दास था। और बलबन और इल्तुतमिश दोनों एक कबीले या वंश से बिलोंग करते थे, वह था इलवरी तुर्क या इलवरी कबीले या इलवरी वंश। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, ध्यान रखिएगा हम लोग। और यह भी जो एक्सप्लेन हम लोग किए हैं, इतने तथ्यों को भी एक्स्ट्रा हम लोग डिस्कशन किए हैं, तो ये जानते रहिएगा। मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था, उसका दास कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश का दास बलबन था।
ओके, और बलबन भी चल करके इल्तुतमिश भी शासक बना। देखिए तीनों शासक बने भारत के, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक भी भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था। बात अलग है कि वह सुल्तान नहीं बन पाया, ओके, वह दासता से मुक्त नहीं हो पाया, इसीलिए सिपह सलार के पद पर ही या सिपह सलार की ही उपाधि उसने धारण किया, लेकिन फिर भी शासक तो बना। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक ऐबक, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, और इसके बाद इल्तुतमिश भी शासक बना और यह सुल्तान की पदवी धारण किया, और यह वैधानिक सुल्तान के रूप में पद यानी बगदाद के खलीफा से अपने पद की मान्यता भी प्राप्त कर लिया सुल्तान के, इसलिए वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हुआ। ओके, लेकिन देखिए ऐबक भी शासक बना, इसके बाद इल्तुतमिश भी शासक बना दिल्ली का, इसके बाद आगे चल करके बलबन भी। तो तीनों स्लेव थे, तीनों दास थे, लेकिन तीनों भारत में तुर्की साम्राज्य के शासक बने, और इन तीनों में इंपॉर्टेंट इल्तुतमिश है, क्योंकि इल्तुतमिश जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है बहलोली नामक सिक्का यानी क्वाइंस किस शासक ने चलाया। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के में आपको पूछा जाता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहलोली नामक सिक्का किस शासक ने चलाया। ऑप्शन ए कह रहा है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, और ऑप्शन सी कह रहा है इब्राहिम लोदी, और ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त में कोई नहीं। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए। बहलोली नामक जो सिक्का था वह बहलोल लोदी के द्वारा चलाया गया था, यानी लोदी सुल्तान के द्वारा चलाया गया था। इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहलोली जो सिक्का था, यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बहलोली जो नामक सिक्का था, यह सिक्का मुगल बादशाह अकबर, ध्यान रखना है, मुगल बादशाह अकबर के शासन काल तक यह चलता रहा। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल बादशाह अकबर के समय तक यह विनिमय का माध्यम बना रहा। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहलोली सिक्का चलाया किसने। दिल्ली सल्तनत का शासक बहलोल लोदी के द्वारा चलाया गया, और यह बहलोली सिक्का कब तक चलता रहा। मुगल बादशाह अकबर के समय तक यह विनिमय का माध्यम बना रहा। विनिमय से तात्पर्य है क्रय विक्रय, वस्तुओं को क्रय करना, विक्रय करना। तो माध्यम बना रहा किसके समय तक, मुगल बादशाह अकबर के समय तक यह बहलोली नामक सिक्का चला। अब अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग कि बहलोली सिक्का मुगल बादशाह अकबर तक चलता रहा, और इसके बाद अगर इसके वजन की हम लोग बात करते हैं तो इसका जो वजन था, यह चांदी का जो सिक्का था जिसे टंका कहा जाता था। टंका यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। टंका जो कॉइन्स मुद्रा थी इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, यह चांदी का होता था। ओके, चांदी का था। तो इस टंका का जो वजन था 175 ग्रेन था, और बहलोली सिक्के का वजन इसका टंका का 1/4 भाग था। ओके, 1/4 भाग इसका वजन था। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है इससे। बहलोली सिक्का बहलोल लोदी के द्वारा चलाया गया, और यह मुगल बादशाह अकबर के शासन काल तक चलता रहा। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका वजन कितना था, तो जो टंके का सिक्का था उसका 1/4 यानी उसका चौथा भाग था। ओके, तो यह 3 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, इससे संबंधित पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो इस सेशन का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है हमको देखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे जो प्रश्न है बड़े इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, एग्जाम में आएंगे भी। ओके, सुमेलित नहीं है, एक तरफ कह रहा है डिपार्टमेंट विभाग और दूसरी तरफ है संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये देख लिया जाए। ऑप्शन ए कह रहा है दीवान ए अर्ज, ऑप्शन बी है दीवान ए वजारत, ऑप्शन सी है दीवान ए इंसा, और ऑप्शन डी कह रहा है दीवान ए खैरात। तो ये डिपार्टमेंट है, संबंधित है किससे यही हमको देखना है, और कौन संबंधित नहीं है उसको हम लोगों को निकालना है। सैन्य विभाग, ओके, यानी डिफेंस डिपार्टमेंट। इसके बाद बी कह रहा है वित्त से संबंधित, सी है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित या शासकीय पत्र व्यवहार, और डी कह रहा है दासों से संबंधित। तो अब आइए हम लोग निकाल लेते हैं। दीवान ए अर्ज फारसी शब्द है, यह सैन्य विभाग होता था। तो दीवान ए अर्ज से तात्पर्य सैन्य विभाग, यह तो सही है। दीवान ए अर्ज क्या होता था, सैन्य विभाग। बी कह रहा है, यानी ए सही है, बी कह रहा है दीवान ए वजारत। ओके, वजारत वजीर शब्द आप सुने होंगे। तो वजीर क्या देखता था, वित्त मामले। ओके, और उसे प्रधानमंत्री भी आप कहते हैं, तो प्रधानमंत्री भी वही है, वजीर भी वही है। ओके,
और विभाग, उसके विभाग को क्या कहते थे, दीवान वजारत। दीवान वजारत का हेड जो होता था, चीफ जो होता था या प्रमुख होता था, प्रधानमंत्री होता था, जिसे आप वजीर भी कहते हैं। तो यह वित्त से संबंधित, यह भी सही है। तो वित्तीय मामले विशेषकर यही देखता था। ओके, सी कह रहा है दीवान इंसा। तो दीवान इंसा डिपार्टमेंट किससे संबंधित था, तो दीवान इंसा जो था वह शासकीय पत्र व्यवहार से संबंधित था, यानी इसका शासकीय से तात्पर्य है सरकारी। ओके, यानी शासक के आदेशों को लिपिबद्ध करता था और उसे प्रांतों तक जो उनका आदेश होता था, जो राज्य के तरफ से कानून होता था, उनको प्रांतों तक भेजता था, अधिकारियों के तक भेजता था, विभागों तक भेजता था पत्र व्यवहार, और अन्य राज्यों से भी पत्र व्यवहार करता था, विदेशों से भी पत्र व्यवहार जो होता था, राजदूतों का आना जाना, संधि इत्यादि सब यही देखता था। उसे दीवान इंसा कहा जाता था, यानी सरकारी पत्र व्यवहार का विभाग था। ओके, तो यह भी सही है। आगे कह रहा है दीवान खैरात। दीवान खैरात कह रहा है दासों से संबंधित, तो यही संबंधित नहीं है। दासों से संबंधित जो होता था उसे बंदगान कहते थे। ओके, उसे बंदगान कहा जाता था, दासों से संबंधित, इसलिए यह नहीं होगा। यहाँ खैरात है, खैरात का मतलब होता है दान विभाग। ओके, तो यह दान विभाग होता था दीवान खैरात, इसलिए गलत यही होगा। इसमें सही क्या है, प्रश्न कर रहा है सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग यह देख लेते हैं, तो इसमें पहले यह देख लिया जाए कि दीवान अर्ज सैन्य विभाग, ये सही हुआ। आपसे प्रश्न पूछा जाता है दीवान वजारत वित्त से संबंधित होता है, यह भी सही है, दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न दीवान इंसा, यह शासकीय पत्र व्यवहार या सरकारी पत्र व्यवहार को देखता था या करता था, विभाग होता था, यह भी सही। दीवान खैरात यह दान विभाग था, न कि दास विभाग, दासों से संबंधित नहीं था, तो यही गलत है। लेकिन अब यह देख लिया जाए कि दासों से संबंधित जो विभाग था उसे दीवान बंदगान कहते थे, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद यहाँ हम लोग देख लेते हैं दीवान खैरात, यानी दान विभाग होता था, तो इसमें दीन दुखियों, गरीबों और धार्मिक इत्यादि क्षेत्रों में दान दिया जाता था। ओके, तो उसे दीवान खैरात कहते थे, यानी दान विभाग था। अब रह गई बात, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यह दीवान खैरात विभाग को सेटअप किसने किया था, स्थापित किसने किया था, यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस दीवान खैरात विभाग को जो स्थापित किया था वह था तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक। ओके, फिरोज शाह तुगलक। इस प्रकार आपसे इतने प्रश्न तैयार हो गए कि दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया। दासों से संबंधित जो विभाग थे उसको क्या कहते थे, दीवान बंदगान कहते थे। दीवान इंसास शासकीय पत्र व्यवहार को देखता था, सरकारी पत्र व्यवहार को। दीवान विजारत वित्त विभाग को देखता था या वित्त से संबंधित था। दीवान अर्ज सेना से संबंधित था, यानी सैनिक भर्ती करना, उनकी देख रेख करना, उनको सैलरी इत्यादि है तो वह प्रोवाइड कराना, प्रशिक्षण का कार्य, सारा कुछ अस्त्र शस्त्र सब कुछ अवेलेबल कराना, यह सभी दीवान अर्ज डिपार्टमेंट का कार्य था। ओके, तो इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट हुए, लेकिन इसमें जो आंसर है कि सुमेलित कौन नहीं है, तो दीवान खैरात नहीं होगा, क्योंकि यह दान विभाग है, जबकि यह दासों से संबंधित दिया गया है। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इस सेशन का अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। कह रहा है कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है, इसी को हम लोगों को देखना है। नीचे कह रहा है अकबर के कार्य, अकबर से तात्पर्य है मुगल बादशाह अकबर, अकबर के कार्य, और दूसरे तरफ दिया है वर्ष। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी। बी कह रहा है तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 ईस्वी। सी, ऑप्शन सी कह रहा है जजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी। ओके, और ऑप्शन डी कह रहा है घोड़े की दाग प्रथा का प्रारंभ, तो घोड़े की दाग प्रथा का प्रारंभ कह रहा है 1575। तो इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है उसी को हम लोगों को इंगित करना है, यानी देखना है, निकालना है। ये कह रहा है दास प्रथा का अंत, तो यहाँ पर स्लेब जो बनाने की, यानी दास बनाने की जो प्रथा थी युद्ध में पराजित या अन्य किसी भी तरह से व्यक्तियों को, तो उसे समाप्त कर दिया किसे, मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त किया। कब, 1562 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। 1562 में मुगल बादशाह अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगा दिया। ओके, कि बाई फोर्स, बलपूर्वक दास नहीं बनाया जाएगा। बी कह रहा है तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563, यह भी सही है। तीर्थ यात्रा कर की भी समाप्ति 1563 ईस्वी में अकबर ने किया। इसके बाद सी कह रहा है जजिया कर समाप्त 1564, यह भी सही है। 1564 जजिया कर की समाप्ति। आगे कह रहा है घोड़े की दाग प्रथा का प्रारंभ, दाग प्रथा का प्रारंभ किया, कह रहा है 1575, तो 1575 यह गलत है।
तो इसमें यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो डी सुमेलित नहीं है, यही गलत होगा। ओके, यही सही नहीं है। और दास प्रथा का अंत 1562, यह सही है। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563, यह भी सही है। जजिया कर की समाप्ति 1564, यह भी सही है। घोड़े की दाग प्रथा का प्रारंभ 1575 नहीं है, 1575 नहीं है, अपितु क्या है, यह गलत है, अपितु 1573 है। ओके, 1573 अगर रहता तो यह भी सही होता। तो घोड़े की दाग प्रथा 1573 में अकबर, मुगल बादशाह अकबर ने प्रारंभ किया, जबकि यहाँ 75 दिया। 75 में क्या है, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना करवाया, इबादत खाना स्थापित करवाया। कहाँ, फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पर ध्यान रखना है, फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है, आगरा में। ओके, तो फतेहपुर सीकरी में इसने 1575 में इबादत खाने की स्थापना करवाया था। ओके, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, घोड़े की दाग प्रथा का प्रारंभ 1575 में नहीं किया, अभी तो 1573 में किया। इसमें गलत आंसर यही होगा। तो इतने प्रश्न आपके तैयार हुए। आपसे सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है, दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया, 1562 में। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया, 1563 में। यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जजिया, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया, 1564 में। ओके, और घोड़े की दाग प्रथा का प्रारंभ कब किया, तो आंसर हो जाएगा 1573, न कि 1575। और 1575 में क्या हो गया, इबादत खाने की स्थापना कहाँ करवाया, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है, आगरा में। तो इतने 5 प्रश्न आपके तैयार हुए। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करते चल रहे हैं और आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य मिलेंगे। ओके, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है, दिल्ली के लाल किले में, रेड फोर्ट, ओके, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था या किसने किया था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग गलत करते हैं हमेशा। ऑप्शन कह रहा है अकबर ने, ऑप्शन बी कह रहा है जहांगीर ने, सी कह रहा है शाहजहां ने, और डी कह रहा है औरंगजेब ने। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अकबर के समय में दिल्ली के लाल किला यानी रेड फोर्ट का निर्माण हुआ ही नहीं था, तो यह तो होगा ही नहीं आंसर। ओके, फिर कह रहा है जहांगीर, जहांगीर के समय में भी दिल्ली में लाल किले का निर्माण नहीं हुआ था। तो यह दोनों ऑप्शन तो हट गए, यह दोनों शासक यानी मुगल बादशाह नहीं रहेंगे। आगे कह रहा है शाहजहां, तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, यानी रेड फोर्ट का निर्माण, लाल किले का निर्माण किसके समय में हुआ, शाहजहां ने करवाया। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली में लाल किले का, रेड फोर्ट को का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। लेकिन प्रश्न कह रहा है मोती मस्जिद का, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। ओके, आगरा में भी मोती मस्जिद है, ध्यान रखना है। इसीलिए ये दोनों प्रश्न आपसे पूछ करके आयोग गलत कराता है। यह प्रश्न इस बार भी आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। ओके, तो लाल की दिल्ली के में भी मोती मस्जिद है, आगरा में भी मोती मस्जिद है, और आगरा के भी मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया आपसे पूछ दिया जाता है। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, यह भी पूछ दिया जाता है। तो देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था, लेकिन मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां नहीं करवाया था। शाहजहां दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ओके, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, और जामा मस्जिद लाल किले से बाहर है। ओके, तो दिल्ली में जो लाल किला है, लाल किले से बाहर जामा मस्जिद, तो शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया औरंगजेब, ध्यान रखिएगा, मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया था औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, औरंगजेब। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, लेकिन लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया। मोती मस्जिद इसलिए नाम पड़ा कि यह व्हाइट मार्बल यानी सफेद संगमरमर से निर्मित है। ओके, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और इस सेशन का हम लोग यह अंतिम प्रश्न देखें, फिर इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम प्रयास करते हैं आप लोगों को कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आने की संभावना है, उसको हम प्रयास करते हैं आप लोगों तक पहुंचा देंगे।
ओके, शेष तो बहुत अधिक हेल्प नहीं मैं कर पाया, उसके लिए हमें खेद है, लेकिन ऑफलाइन बच्चों का प्रैक्टिस अधिक हमने करवाया है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। जय हिंद।